तो सर अगला टॉपिक जो आपसे समझना चाहूंगा वो एक बहुत बड़ी नेशनल थ्रेट से रिलेटेड है, देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और काफी अलग अलग केसेस में इनका हाथ मिलता है। अब इसको बीजेपी गवर्नमेंट कैसे टैकल करने वाली है दिल्ली में, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है, ये वोट बैंक बना दिया गया है। ये मानता हूं कि दिल्ली के अंदर अवैध रूप से बांग्लादेशी आकर रह रहे हैं। सरकार पैसा फ्लो अगर कर भी रही है तो जिसके लिए वो स्कीम निकली है, जो उस गांव में बैठा हुआ है, उसका तो खाता ही नहीं है, तो आप दे कैसे रहे हो उसे? 15 में जब सरकार का 1 साल हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ रुपए हमने वो बचाया इस 1 साल में, जो बच्चियां पैदा भी नहीं हुई थी उनकी विधवा पेंशन जा रही थी। विधवा पेंशन के नाम पे 3000 करोड़। 6 अप्रैल 2020 कोविड का लॉकडाउन चल रहा था। 5 अगस्त 2020 राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी जा रही थी। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार मास्क पहना था। क्यों? क्योंकि 31 जुलाई को भारत मास्क एक्सपोर्टर करने वाला देश बन गया था। अरविंद केजरीवाल जी ने 70 लाख रुपए की एक टेक्नोलॉजी लाए वो पराली जलाने के ऊपर, और उसके ऊपर लगभग शायद 28-30 करोड़ 28 करोड़ का प्रचार कर दिया। मतलब आप सॉल्यूशन पे 70 लाख रुपए लगाते हैं और उसके प्रचार पे परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, आप 28 करोड़ रुपए लगा देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत पढ़ाई करी, सब कुछ किया, राजनीतिक रूप से उनके अंदर योग्यता ही नहीं थी कि वो काम करने के लिए, क्योंकि यू नीड दैट विल पावर टू वर्क। महिला समृद्धि योजना, तो ये फ्रीबी की पॉलिटिक्स जो है, इसको मैं थोड़ा सा डिकोड करना चाहूंगा कि फ्रीबी की पॉलिटिक्स अब बीजेपी को प्रेशर में करनी पड़ रही है, इसका वाकई ही बीजेपी कह रही है हम गरीब महिला को 2,500 रुपए देंगे। अदानी अंबानी की बहुत बात होती है ना, जरा पूछिएगा क्या अदानी अंबानी की सरकार ने 98 तक टैक्स क्यों नहीं दिया? 1 पैसा इनकम टैक्स नहीं दिया उन्होंने जब से वो आए। 98 तक अटल जी की सरकार के आने के बाद उन्होंने टैक्स देना आरम्भ किया। एक सेकंड सर, नरेंद्र मोदी जी भी दूरदर्शन पे बैन रहे हैं काफी लंबे, बहुत टाइम रहे। नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरह गोधरा कांड में फंसा दिया जाए और अंदर कर दिया जाए, पूरी साजिश रची गई। आप नरेंद्र मोदी जी को कैसे परसीव करते हो? हेलो एंड वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं आप बताएं? सर एकदम बढ़िया। और होप आपका पॉडकास्ट सब ठीक चल रहे हैं? सर बहुत बढ़िया चल रहा है, भगवान का आशीर्वाद है, टीम भी मेहनत कर रही है, तो ऑल गोइंग ग्रेट। गुड, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। तो सर स्टार्ट करते हैं। जैसे 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, तो बहुत सारी चीजें आज आपसे समझनी है, पॉलिटिक्स को डिकोड करेंगे, बट उससे पहले सबसे पहले आपके बारे में समझना है कि मेरे को ऐसा लगता है आप उन चेहरों में से एक हो जो बैकएंड में पॉलिटिक्स के वर्क करते हैं, और फ्रंट एंड में शायद लोग इतना नहीं जानते, लेकिन पार्टी में अगर किसी से पूछा जाएगा तो डेफिनेटली वो लोग जानते होंगे। सो जैसे आप पीपीआरसी के डायरेक्टर हैं, तो सबसे पहले आपके बारे में थोड़ा सा कि कब आप पॉलिटिक्स में आए एंड अबाउट योर लाइफ जर्नी। वेल, अपने बारे में बोलना बहुत मुश्किल है बट ब्रीफ में बताऊं तो 1983 से मैं पार्टी में एक्टिव मेंबर के रूप में काम कर रहा हूं। जब मैं छात्र राजनीति में आया तब से ही छात्र राजनीति में आके पार्टी के छात्र विंग से जुड़ा, और वो सफ़र लगभग अब 42 साल का सफ़र हो गया है। पार्टी में लोग जानते हैं, ये ठीक है कि मैं फ्रंट लाइनर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग पार्टी में संगठन का काम करते हैं। हम लोग जिस समय छात्र राजनीति में आए उस समय पार्टी का काम करना बहुत मुश्किल था। 80 में तो पार्टी बनी थी एक बार, जनता पार्टी के टूटने के बाद। हाँ जी, 80 में तो बने थे हम। मुझे याद है हम जब छात्र राजनीति करते थे तो कॉलेजेस के अंदर भी हमारी एंट्री नहीं होती थी। ओके। उस समय कांग्रेस के गुंडे, उनका बहुत बड़ा बोलबाला था, और अगर हम कुछ पर्चे भी बांटते थे तो हमारी बहुत पिटाई होती थी। ओके। तो हमने वो सफ़र भी देखा है जिस समय हम पोस्टर लगाते थे, हमारे को पोस्टर लगाते समय मारा जाता था, पीटा जाता था, हमारे कपड़े फाड़ दिए जाते थे। तो वो सारा दौर करते करते, संघर्ष करते करते आज पार्टी यहाँ पहुंची है। मैंने एक किताब लिखी 2019 में, किताब वो रिलीज हुई थी, द न्यू एज कार्यकर्ता। ओके। और उसमें था कि फ्रॉम पेस्टिंग पोस्टर ऑन वॉल टू पोस्टिंग ऑन वॉल्स। तो दीवार से सोशल मीडिया पर आ गए। तो 2019 के अंदर होता, तो उसमें बहुत सी जर्नी का दिया।
जी मुझे अच्छा लगता है। समाज सेवा तो नॉर्मली फ्रंट एंड के लोग ज़्यादा करते हैं जी और उनकी समाज सेवा दिखाई देती है, लेकिन हम लोग भी जो बैकएंड पे काम कर रहे होते हैं, हम लोगों का खुद का व्यक्तित्व निर्माण और विकास बहुत होता है। क्योंकि पॉलिसी विभाग में काम करते हुए गवर्नेंस इश्यूज के बारे में जितनी जानकारी, जितना कुछ हमने सीखा, शायद वो हम अदरवाइज सीख ना पाते। जी इसके अलावा मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ, दिल्ली में ही मेरी पढ़ाई लिखाई हुई। बाद में मैंने बाहर से लंदन से पीएचडी किया और 92 में मैंने अपना कारोबार आरंभ किया। और जब मैंने कारोबार अपना आरंभ किया तो आईटी कंपनी खोली थी, क्योंकि आईटी से ही पढ़ाई करी थी। जी तो 1-1.5 महीने के बाद ही मुझे लगा कि यहाँ पर इवन टेक्नोलॉजी के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा उस समय मैं ये कहूँ कि रिस्पेक्ट नहीं थी, तो शायद थोड़ा ज़्यादा होगा, बट थोड़ा सा उससे कम, समझे, स्थिति वही थी। स्थिति वैसी थी। 90s की लोग बात हो रही है। मैकेनिक और इंजीनियर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क समझते नहीं थे। और ओके कंप्यूटर के आईटी के अंदर, आईटी आपको मतलब सर्विसेज का क्या लाभ होगा, कंप्यूटर लगाने का क्या लाभ होगा, तो बहुत मुश्किल लगता था वो समझा पाना। और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैंने शुरुआत करी थी साथ में। ओके दिल्ली यूनिवर्सिटी के उस समय के वाइस चांसलर उपेंद्र बख्शी जी उसको उद्घाटन करने के लिए आए थे। और मुझे लगा कि ये जो बेचने का काम है ना, ये एक बहुत निश क्लाइंटेल में जाके करना चाहिए। तो ओके मैंने तय किया, मुझे याद है मैंने अप्रैल में काम शुरू किया था, जुलाई में मैंने तय किया कि मैं अब किसी इंडियन कस्टमर को नहीं बेचूंगा माल। ओके पढ़ाने के लिए जो बच्चे आ रहे हैं उनको पढ़ाऊंगा। और उसके पीछे भी एक कारण ये था कि पढ़ाने का, मेरे दादाजी एक टीचर थे, अच्छा तो मैं पढ़ा रहा था, तो उन्होंने एक बार कहा था, जब वो टीचर थे ना, तो वो 1 रुपया एनुअल फीस लेते थे, वो चार्जेस लेते थे, सैलरी लेते थे, अच्छा क्योंकि उनका कहना था कि शिक्षा बेची नहीं जा सकती। तो मुझे वो हॉन्ट होता था, यार हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम तो पैसे ले रहे हैं। तो मुझे लगता था हम जितना सब्सिडाइज कर सकें उतना सब्सिडाइज करें, और मैं इक्विपमेंट बेच के, कंप्यूटर्स बेच के, सर्विसेज दे के उसमें पैसा कमाऊंगा। जी लेकिन जब जुलाई में मुझे एहसास हुआ कि इंडियन कस्टमर्स तो बहुत मुश्किल काम है, तो मैंने एम्बेसीज और हाई कमीशंस के साथ काम करने का निर्णय लिया। ओके और 136 एम्बेसीज और हाई कमीशंस को हमने सर्विसेज अब तक दी है। 136 136। ग्रेट और कार्तिक, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, जो मेरी पहली एम्बेसी थी, जी एम्बेसी क्लाइंट का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, अलग से पूछोगे तो आपको बता दूंगा। बिल्कुल मेरी जो पहली एम्बेसी थी वो आज भी मेरी क्लाइंट है। सर ये बिजनेस वाले लोग समझ सकते हैं। 42 ईयर्स से। और एम्बेसीज के अंदर 3 साल के टेन्योर में कोई आदमी आता है, कभी कभी टेन्योर एक्सटेंड हो जाता है, जी। 2 भी हो जाते हैं, बट टेन्योर 3 साल का रहता है। तो 92 से लेके 2025 तक कितने लोग टेन्योर में आके चले गए होंगे। और उसके बावजूद आपको बिजनेस मिल रहा है। जी मेरी शक्ल देख के तो कोई देगा नहीं, इतनी अच्छी शक्ल तो है नहीं है, तो ऑब्वियसली हमारी सर्विसेज देख के देगा। बिल्कुल सर, बिजनेस है। नाउ कमिंग टू द पॉलिटिकल पार्ट, जैसे पीपीआरसी के आप डायरेक्टर हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको समझना चाहूंगा कि ये जो पॉलिसी मेकिंग होती है, पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, ये किस तरीके से वर्क करती है और आप लोग एग्जैक्टली क्या काम करते हो, क्या रोल होता है इसमें? देखो, सरकार पॉलिसीज बनाती है, बहुत से पॉलिसीज के लिए कोई अगर बिल वगैरह आना हो तो सरकार उसके लिए डिस्कशंस भी लेती है जी। तो हम भी, हमारे भी जो रिसर्चर्स हैं, ये भी हम भी उस पर करके कौन से बेस्ट मॉडल कहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है, जी कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हों, उसकी सेकेंडरी रिसर्च करना, उसकी कोई प्राइमरी रिसर्च हुई है जी उसको स्टडी करना, तो आप वहाँ अपने इनपुट देते हो। जी लेकिन हमारा काम ज़्यादा शुरू होता है जब पॉलिसी बन जाती है, जब ओके पॉलिसी बन के कोई चीज़ इम्प्लीमेंट होने लगती है। जी तो जब वो इम्प्लीमेंटेशन होती है तो हम जाके सेकेंडरी रिसर्च के साथ साथ प्राइमरी रिसर्च भी करते हैं और उसका इम्पैक्ट स्टडी करते हैं। ओके। तो पॉलिसीज का इम्पैक्ट देखें तो हमने एक आप एक एग्जांपल के थ्रू प्रधानमंत्री फसल योजना पे हमने किया। जी तो उस पे हमने देखा कि इसमें
ये चीज़ें बहुत हैं, ये चीज़ों में चेंजेस चाहिए। तो उस समय एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो थे वो पीके मिश्रा थे, जो आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जी। तो पीएम साहब से मिलके हमने उनको सेशंस दिए, तो उन्होंने कहा ये सेशंस आप एग्रीकल्चर पीके मिश्रा जी देख रहे थे तो उनको दीजिएगा, तो वो सारे इम्प्लीमेंट हुए। ऐसे ही मुद्रा में हम लोगों ने किया। मुद्रा लोन के बारे में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन बना। ओके। हम लोगों ने मुद्रा कहा कि एवरी मुद्रा लोन हैज क्रिएटेड 1.7 जॉब्स, और बाद में वर्ल्ड बैंक ने भी अपना किया तो उसने उसके सर्वे में आया कि 1.67, तो नियरली 1.7 ऑलमोस्ट सेव रहा। तो जितने लोन हुए तो कैसे जॉब्स को क्रिएट किया। और बहुत से लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस जो आपको गूज़बम्प्स लाते हैं वैसे हम लोगों ने देखे। ओके। मुझे याद है कि एक बार बहुत तेज बारिश थी जी। तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा, और वो गूगल से देखने की कोशिश कर रहे थे, लगभग 2-2.5 घंटे दिखा रहा था अपना ऑफिस से घर पहुंचने में। अच्छा। तो मैं ड्राइवर था, मैंने उसको कहा मुझे मेट्रो में बिठा भाई, गाड़ी लेके तू आई हो, मेट्रो में आधे घंटे पहुंचूंगा। जनकपुरी ईस्ट मेट्रो स्टेशन पे उतरा, एक रिक्शा लिया और उससे बातचीत करनी आरम्भ करी। तो उससे मैंने पूछा तो वो कहता था कि 300 रुपये रोज का रिक्शा का किराया देता है। अच्छा। यानी 9,000 रुपये के आसपास किराया दे रहा है वो। किराया दे रहा है महीने का। तो मैंने उसको ऐसे कहा, मैं कहा तू भैया मुद्रा में लोन क्यों नहीं लेता भाई, रिक्शा कितने का आता है, लाख रुपए तक, तो तू लोन क्यों नहीं लेता। तो उसने कहा हमें कौन देगा। मैं कहा जाओगे तो मिलेगा। तो जब होता ना फिर किसी को होता है कि जी आप ही दिलवा दो, तो मैं कहा आप इस बैंक में चले जाना, इस बैंक में मेरा नाम ले लेना। वो मेरा अपना बैंकर वो था तो मैंने वहां भेजा, उनको लोन मिल गया। ओके। अब लोन मिल गया क्योंकि उसने मुझे घर पे ही छोड़ा था, तो वो बाद में संपर्क में भी रहा और उसका फोन नंबर भी था, तो हमारे लोग भी उससे मुद्रा की जब स्टडी करते मिलने गए। जब उससे मिलने गए तो मालूम चला कि 1761 रुपए की उसकी इंस्टॉलमेंट बनी थी। जो 9,000 रुपया देता था उसका वो 1761 आ गया। रिक्शा किराए पे चला रहा है, लेकिन मेंटेनेंस उसकी थी। अब नई रिक्शा तो मेंटेनेंस की कॉस्ट जीरो हो गई शुरू में, हो गई उसकी बिल्कुल। तो उसने शेंटिस से एक LIG फ्लैट में मूव किया। अच्छा। 8-9 महीने का छोटा बच्चा था, उसकी वाइफ कंस्ट्रक्शन लेबरर थी जो उसको अपने साथ लेके जाती थी। अच्छा। और वो कंस्ट्रक्शन साइट पे रहती थी। उसने बच्चे को क्रच में डाला। ओके। वाइफ को स्किल्स में ट्रेनिंग देके सिलाई सिखाई, थोड़ी बहुत तो आती है थोड़ा करके। हाँ जी। और जिस LIG फ्लैट में मूव किया तो उन LIG फ्लैट में स्कूटर की पार्किंग होती है, तो उसने स्कूटर की पार्किंग में सिलाई की मशीन लगा दी और उसकी वाइफ वहां पे वो करने लगी। ओके। तो जब हमारे लोग आए तो उन्होंने कहा साहब को कहना मैं गया नहीं, शर्म आती है मुझे, तो आपको कहना मेरे ना बड़े बच्चे को, वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको किसी प्राइवेट स्कूल में यहाँ पे जनकपुरी में होता है, जनकपुरी में रेनबो के नाम से स्कूल है, तो उसके बच्चे का वहाँ एडमिशन हो गया। बाद में जब मैं उससे मिला तो मैं कहा ये, उसने कहा जी लगभग मेरा 7,500 रुपया महीने का बचा। उसके लिए वो बहुत बड़ी बात है। ये 7,500 रुपये में मैंने ये सुनिश्चित किया कि हम लोग हफ्ते में 3 बार फल खाएं, रोज बच्चों को भी दूध मिले और हम भी दूध पी लें जी। शेंटिस से LIG फ्लैट में मूव करे। बीवी जो कंस्ट्रक्शन लेबर थी उस समय 300-400 रुपये 500 रुपये रोज की दिहाड़ी में जाती थी, अब वो रोज का 1,000-1,500 रुपया सिलाई से कमाती है। बच्चे को अपने इंग्लिश स्कूल में कर दिया, वो क्रच में है, वहां बच्चों के साथ अपने साथ वो खेल रहा है, उसकी पीयर लर्निंग हो रही है। तो मेरा जो पैसा बचा उस पैसे से मैंने अपने जीवन के स्तर में सुधार लाने के लिए काम किया। अब ये पॉलिसी का इम्पैक्ट है जी। आपको लगेगा 50,000 का लोन, लाख का लोन, 5 लाख का लोन या 10 लाख तक का लोन, जो 3 कैटेगरी थी अब तो 10 लाख को 20 लाख कर दिया जी। वो जो कैटेगरी थी इससे क्या होगा। हाँ मतलब लेकिन आप उसके बारे में सोचिए। और बाद में जब हम वो कर रहे थे तो हमें पता लगा कि कोई डोसे वाला,
वड़े वाला, जो रेडी खुमचे वाले लोग थे ना, जी उन लोगों के लिए बहुत मदद हुई। बिल्कुल। क्योंकि सर हम एसी रूम्स में बैठ के लाख रुपए की तनख्वाह रखने वाले लोग सोचते हैं यार 1 लाख रुपए की क्या लोन मिल गई, इससे किसकी मदद हो रही होगी। बट वो जो स्ट्रीट पे घूम रहा है जिसके लिए 500 रुपए भी बहुत बड़ी बात है, उसकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो ये तो जाती है। मुद्रा के ना एक सुनिधि योजना है जिसमें 10,000 तक का लोन मिलता है। अच्छा। तो वो 10,000 का लोन होता है कि आदमी क्या करता है कि मैं साहूकार से पैसे लूंगा, तो मान लीजिए मैंने उससे 4,500 रुपये लिया जी और शाम को 5,000 रुपये उसको वापस करना है, तो 4,500 की मैं जाके सब्जी फल खरीदूंगा मार्केट से, मैं उसको 6,000 में 5,500-6,000 में बेचूंगा जी 5,000 उसको वापस करूंगा, 500-700 रुपये 800 रुपये अपने पास लेके जाऊंगा। अगले दिन फिर सुबह पैसा लूंगा, तो उसको जो सुनिधि में लोन मिला, तो जो लोन वो 10% 12% रोज के ब्याज पे ले रहा था, अब वो 10% साल के ब्याज पे ले रहा है। बिल्कुल। तो उसके लिए वो 10,000 जो डेली अर्नर है, उसके लिए कितनी बड़ी बात है, काइंड ऑफ डबल होगी। ये आप मतलब अगर समझेंगे तो जब पॉलिसीज का अध्ययन करते हो ना तो आपको समझ में आता है। जी ये ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं समझ में आता। मुझे ध्यान है कि मैं दिल्ली में पार्टी का सोशल मीडिया देखता था जी 2014 में प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत की घोषणा करी। हाँ 2 अक्टूबर को उन्होंने लॉन्च करना था, वाल्मीकि मंदिर से वो लॉन्च होना था। जी। तो आज मुझे 11 साल बाद कहने में नहीं है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे सतीश उपाध्याय जी, उन्होंने कहा सुबह होना है आप आ जाना। मैं कहा ठीक है जी। मैं सोचा यार मोदी जी ने भी क्या बोल दिया कि इस स्वच्छता से हमारे को क्या वोट मिल जाएंगे क्या। ये मेरे दिमाग में भी उस समय प्रश्न आया था। और आप सालों से जुड़े हुए थे पार्टी से कि क्यों, क्योंकि मैंने वो टॉयलेट्स नहीं है ये देखा ही नहीं। हम तो हमारे घर में शुरू से टॉयलेट था, तो हमें पता ही नहीं वो दर्द क्या होता है। कभी गांव में जाके जिया नहीं, कभी देखा नहीं। जी। जब 2019 के चुनावों में गांव में हम घूम रहे थे और पता लग रहा था कि एक टॉयलेट का कितना अहमियत है, लोग इसको इज्जत घर कह रहे थे, तब वी रियलाइज्ड। क्योंकि आपको कभी ये चीज ना तो पढ़ाई गई ना बताया गया। हमारे देश में तो एक प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि खुले में जाके शौच करो, खाद बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल ये भी कहा गया था। और एक प्रधानमंत्री था जो कहता शौचालय बनाओ। सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मतलब मेरे को ना मेरे बचपन की मेमोरीज याद आ रही हैं कि मैं जब मेरे मामा के या मेरे गांव जाता था, और स्पेशली मामा साइड, तो बनी होती थी गांव से बाहर, जो जंगल टाइप होता था, वहां पर फ्रेश होने जाते थे। अब आदमी क्या है, कभी भी जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। फीमेल्स को सुबह 3 बजे उठ के जाना पड़ेगा ताकि वो 4 बजे तक वापस आ जाए। पूरा दिन फिर काम करो। अगर उनको है तो उनको पेट में अपने दर्द होता था, कितनी बीमारियां होती होंगी, ये किसी ने रियलाइज नहीं किया। और बाद में जब हमने इसको किया तो वी रियलाइज कि लगभग 8,000 रुपया हेल्थ तक पे हर परिवार का सालाना बचा, ओनली बिकॉज ऑफ क्लीननेस एंड सैनिटेशन। ओके, इसकी वजह से 8,000 रुपए, और गांव में वो बहुत बड़ी बात है। आज के दिन भी 8,000 रुपए एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जी जी। ओके, तो पॉलिसी इस तरीके से वर्क करती है कि आपने स्वच्छ भारत को लेके आए, तो अब ग्रामीण लेवल पे, एकदम ग्रास रूट लेवल पे नीचे जाओगे तो 8,000 रुपए पर मंथ अगर किसी फैमिली का बच रहा है, तो फर्स्ट तो उनकी हेल्थ सही है, सेकंड वो बहुत ही एम्पावर्ड फील कर रहे हैं शायद उस चीज की वजह से, और एक ये बेसिक नेसेसिटी भी है, ह्यूमन लेवल पे होनी चाहिए, और तीसरा मॉनेटरी, पैसा तो सर बोलता है। देखो मैं बोल रहा कि सोशल कॉज कैसे, जब आप उसको वो करते हो जी, तो पहला रिएक्शन आपका अलग होता है। जैसे मैंने अपना बहुत नजदीक से स्वच्छता वाले में देखा। बिल्कुल। आज जब मैं देखता हूं, उसके पीछे जाके देखता हूं, तो कितना चेंज अपने अंदर भी महसूस होता है। अब हम भी कुछ चीज लेंगे तो उसका रैपर होगा तो वहीं किसी बिन में डाल देंगे, नहीं तो गाड़ी में रख लेंगे। जी, पहले क्या होता था, शीशा खोलो बाहर फेंक दो। अभी भी कुछ दुष्ट लोग होते हैं। कम हुआ है, बहुत कम हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि खत्म हुआ है, लेकिन कम हुआ है जी। और ये जनरेशनल चेंजेस हैं जी। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो ये जो धीरे धीरे नई जनरेशन आती जाएंगी, जैसे जैसे छोटे बच्चे जब बोलते हैं ना, अरे चाचू ये मत फेंको, ऐसे मत करो, तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ यार इनमें वो कर रहे हैं जी। तो ऐसे ही मैंने कहा, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत से एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल्स में अगर करूं, सौभाग्य योजना थी बिजली वाली,
जी। 2018 में झाबुआ के किसी गांव के अंदर हमारी टीम गई हुई थी। ओके। अगस्त के महीने में थी, जुलाई में वहां बिजली आई थी उनके घरों में। ओके। तो जब वहां बातचीत हुई तो कहा, यार बिजली जुलाई में आई और आपने अपने घर में टीवी भी ले लिया। तो मालूम चला कि टीवी तो 1 साल पहले इसकी लड़की की शादी हुई तो इसके पिताजी ने दे दिया था। ओके। 1 साल पहले? 1 साल पहले। ठीक है। ना उनके गांव में बिजली ना इनके गांव में बिजली, टीवी 1 साल पहले दे दिया। क्यों? अब उनसे हमारे भी रिसर्चर्स को जिज्ञासा हुई, भाई क्यों दे दिया। तो बेटी ने कहा कि आप पिताजी से पूछना, वो शायद थोड़ा ससुराल में बोलने में हिचकिचा रही होगी। तो पिताजी का नंबर भी दिया, एड्रेस भी दिया, हमारी टीम उनसे मिलने भी गई। ओके। तो उनके पिताजी ने जो इंटरेस्टिंग बात बोली ना, वो बात किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी है। कि हमारे रिसर्चर्स गिरने के उनका, जी मेरे यहाँ पर मोदी जी वोट मांगने आए थे 2014 में। अच्छा। तो मोदी जी कह कर गए थे कि मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, जब मैं अगली बार वोट मांगने आऊंगा उससे पहले पहले आपके यहाँ बिजली ले आऊंगा। ओके। तो मुझे विश्वास है मोदी जी ने जो कहा है वो होगा। इसलिए मैंने टीवी दे दिया कि जिस दिन भी बिजली आए इसका टीवी चल जाए, मेरी बेटी का पहला घर हो जिसके घर में टीवी हो। बिजली आते ही पहला घर मेरी बेटी का हो कि हाँ भाई टीवी है। टीवी है। तो और हमने ये तो देखा है कि हमारे यहाँ टीवी होता तो आसपास के लोग आते थे और टीवी देखने बिल्कुल। जाया करते थे। जी। तो मैं अभी कई बार अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि हमने वो दौर देखा है जब आता था फीचर फिल्म का शेष भाग अगले सप्ताह। पिक्चर भी पूरी नहीं आती थी, जब इलेक्शन में काउंटिंग चलती थी उन दिनों में पिक्चरें आती थी। जी जी। नहीं तो पिक्चर आज आ रही है संडे को, शेष भाग अगले सप्ताह। अगले सप्ताह। पहले तो सर गांव वगैरह में या शहरों में भी ऐसा ही होता था, किसी एक के पास टीवी है और 15-20 बच्चे इकट्ठे होके देख रहे हैं, सुबह चित्रहार रंगोली। बिल्कुल एक एपिक टाइम था वो भी। तो सर आपसे पर्सनल लेवल पे पूछना चाहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी जी को कैसे परसीव करते हो ऑन ए ह्यूमन लेवल, मतलब आपकी नज़र में उनकी छवि क्या है, क्योंकि आपने बहुत क्लोजली देखा है। यूजुअली क्या होता है, इंसान का एक परसेप्शन होता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, कुछ को पसंद होंगे कुछ को शायद ना पसंद हो, बट आपने बहुत क्लोजली वर्क किया है, तो व्हाट डू यू थिंक? देखिए बहुत मुश्किल प्रश्न है ये तो। एक शब्द में कहना हो तो ही इज अ डूअर। श्योरली। कोई और शब्द बोलना हो तो ही इज अ अचीवर। कोई और सिंगल शब्द बोलना हो तो ही इज अ ड्रीमर। और बहुत अच्छाइयाँ हैं उनके अंदर। हर किसी में अच्छाई के साथ कुछ पीछे कुछ ना कुछ कारण भी जुड़े रहते हैं कि वो अच्छाई कैसे आती है। जी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर उनके विषय में कहना हो तो उनकी देशभक्ति पर और उनका जो विकसित भारत का सपना है उस पर कोई संदेह नहीं कर सकता। उनको जो विरोधी है ना, उनके जो विरोधी हैं, अब नाम लेना कई बार उचित नहीं रहता क्योंकि उनको उनकी पार्टी में, मैं तो नाम ले लूंगा लेकिन उनकी पार्टी में समस्या हो जाएगी। जी। उनके एक बहुत घोर विरोधी हैं। ओके। ट्विटर पे आके बहुत कुछ बिलो दी बेल्ट भी लिखते रहते हैं। अच्छा। राष्ट्रीय पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। समझ रहा हूँ मैं। उस राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रथम परिवार है उसके भी बहुत नजदीक हैं। 2018 या 17 की बात है, हम एक और हमारी संस्था है जो ट्रेनिंग देती है, तो उसके बच्चे मतलब उनका एक कोर्स है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट, वो कराते हैं। जी। तो उनके बच्चे हर पार्टी के नेताओं से मिलने आते हैं, यहाँ पे मिलते हैं और उनका एक कोर्स का पार्ट है। तो उनका इंटरेक्शन था। उस इंटरेक्शन में उन्होंने कहा कि हम तो 2029 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं कि अगर हम वो भी जीत गए, 2017 की बता रहा हूं मैं आपको बात। अच्छा। कि इस आदमी के ये जो आदमी करने जा रहा है, ये कर गया 29 तक तो चांस ही नहीं आने तो का। हम खत्म हो जाएंगे।
इसलिए हमारे लिए बेस्ट है कि हम 29 में इसको हरा पाए। अगर 29 भी नहीं हरा पाए तो फिर हम हमेशा के लिए लुप्त हो जाएंगे, एक्लिप्स हो जाएगा। ओके। तो मैंने कहा ना कि उनके जो विरोधी हैं वो भी ये जानते हैं कि जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अंदर से उनको भी पता है पॉलिटिक्स अपनी जगह। सेटिंग द पॉलिटिक्स असाइड, तो इसलिए मोदी जी के बारे में कहना तो ही इज अ रियल ड्रीमर। किसने कल्पना करी थी कि देश के अंदर 70-71 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया ताकि बैंकों की सुविधा हर जन तक पहुंच जाए। 2014-15 अगस्त को वो लाल किले की प्राचीर से भाषण देते हुए जनधन खाते खोलने की बात करते हैं जी, जिसमें आगे जाके शायद 65 करोड़ के करीब खाते खुले। बिल्कुल। और 5 करोड़ का टारगेट था 26 जनवरी तक खुलने का। अच्छा। और 7-7.5 करोड़ 6 महीने में खुल गए थे। ओके। अब मैं आपको बताता हूं, आप सिर्फ जनधन खाते और जनधन खातों को 60-65 करोड़ के नंबर से बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे अक्सर जैसे मेरी दोस्तों में भी बात होती है ना, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, तो वो ऐसे होती है कि यार खाते खुलवा के क्या हो गया। मैं आपको भी बताता हूं कि आप इन चीजों को समझना, और इसलिए समझना क्योंकि इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इनसे पहले के जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, योग्यता की तो कमी नहीं थी उनमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं थी। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, 5 साल वित्त मंत्री रहे। वित्त मंत्रालय से जुड़ी हुई कोई ऐसी पद नहीं है, डिसीजन मेकिंग पद, जिसमें वो ना रहे हो। एज एन कैरियर ब्यूरोक्रेट भी, आरबीआई गवर्नर, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, बैंकिंग सेक्रेटरी, सब में रहे। बिल्कुल। देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी जी को 2014 में आकर जनधन खाते खोलने की उन्होंने योजना बनाई। जनधन खाते 0 बैलेंस पे खुले, सबके खाते खुले। अब आप सिर्फ जनधन खाते देख रहे हो। जनधन खातों के बाद ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति आया। 1 रुपए रोज पे लगभग जीएसटी वगैरह देके 400 रुपए पे 2 लाख का जीवन बीमा होता है, जीवन सुरक्षा बीमा। अच्छा। और 12 रुपए साल, 1 रुपए महीने पे 2 लाख रुपए का दुर्घटना में अगर किसी की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाए तो उसको 2 लाख मिलते हैं। ओके। तो जनधन खाते में हर महीने, हर साल आपके 12 रुपए और 400 रुपए जो इन्होंने इसको ऑप्ट किया जी, तो उनका जीवन बीमा हो रहा है। ओके। अगर खाते नहीं होते तो क्या ये बीमा हो सकता था? बिल्कुल नहीं। खाते नहीं होते तो जीवन सुरक्षा हो सकती थी? बिल्कुल नहीं। अटल पेंशन योजना आरंभ हुई, 7.5 करोड़ के आसपास लोग अब उसमें बेनिफिशियरी हो गए हैं। ओके। 18 साल से 40 साल तक या 60 साल है वो। जितना आप देते हो उतना ही 1000 रुपये उसमें सरकार भी दे रही थी। तो जब आप 60 साल की उम्र में रिटायर हो गए तो आपको पेंशन मिलेगी। डीबीडी के थ्रू, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, खाते न होते तो पॉसिबल था। 4 लाख करोड़ रुपए से ऊपर आप लीकेज रोक पाए। 4 लाख करोड़। हाँ, जस्ट बिकॉज कि अब बैंक ट्रांसफर हो रहा है, डीबीटी हो रहा है। हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम सर यही थी कि सरकार पैसा फ्लो अगर कर भी रही है तो जिसके लिए वो स्कीम निकली है, जो उस गांव में बैठा हुआ है, उसका तो खाता ही नहीं है, तो आप दे कैसे रहे हो उसे? तो वो चेक बनते थे। बिल्कुल। लोग चेक कैसे ले जाते थे? मेरे को ध्यान, एग्जैक्ट नंबर मुझे ध्यान नहीं है इस समय। 2015 में जब सरकार का 1 साल हुआ था तो प्रधानमंत्री जी ने खुलासा किया था। ओके। सार्वजनिक रूप से खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि 3000 करोड़ रुपए हमने वो बचाया इस 1 साल में, जो बच्चियां पैदा भी नहीं हुई थी उनकी विधवा पेंशन जा रही थी। विधवा पेंशन के नाम पे 3000 करोड़। हाँ। ओके। तो ये जो आप कई बार सुनते हो ना मोदी जी के, वो बोलते हैं ये कर दिया, उन सबकी दुकानों में ताले लग गए हैं बड़े बड़े। क्योंकि जब बच्ची पैदा हुई होगी तो तब उसने आपने उसका पैसा दिया होगा, उसकी शादी का पैसा दिया होगा, फिर उसको विधवा तो कागजों में बच्ची पैदा हो गई, कागजों में बच्ची पड़ गई, कागजों में बच्ची की शादी हो गई और कागजों में वो विधवा हो गई। इस बीच 10 स्कीम्स जो थी उन सबका वो सबका पैसा भी गया होगा। बिल्कुल। और विधवा के नाम पे पेंशन हर महीने जाती रहेगी। आपने तो मतलब एक बिजनेस मॉडल बना लिया इसका। और ये बना हुआ था ना। ओके।
तभी तो देश के एक प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे नीचे पहुंचते हैं। आज आप 1 रुपया बेच रहे हो तो जो आपके मित्र पूछते हैं ना कि खाते खुल के, तो क्या नाम कहें कि जो आज 1 रुपया भेज रहे हो वो 1 का 1 रुपया उनके पास जा रहा है, उनके पास जा रहा है। ये लीकेज बंद हुई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, 6,000 रुपया प्रति वर्ष मिलता है जी। तो वो जो पैसा मिलता है वो सब खातों में जाता है। कोविड के दिनों में जो हालात हुई, कोविड के दिनों में जो आपने मदद कर पाए, कल्पना करिए खाते ना होते तो क्या हाल होता। बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था। किसी ने सोचा था कि लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे कि किसी तरह से कोविड एक कारण बन जाए जिससे हम मोदी को हटा पाए। जिस नेता ने 2029 में हराने की बात बोली थी ना कि हम तो वो कोशिश कर रहे हैं कि 29 में हम हरा पाए, नहीं तो हम रोक नहीं पाएंगे, उसी नेता ने कहा कुछ जर्नलिस्टों को, भाई पैसा लगता हो, पैसा देके आर्टिकल लो, जितना बदनाम कर सकते हो बदनाम कर दो कि हम रोक पाए। किसी ने सोचा था कि आपको वैक्सीन लग जाएगी? 30-30 साल लगते थे इस देश में वैक्सीन आने के लिए, आप 10 महीने के अंदर वैक्सीन लेकर आ गए। मैं एक्चुअली वो पूरी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था किस तरीके से वैक्सीन बनी। मतलब इंडिया एक ऐसा देश उभर के आया जिसको डेवलप्ड नेशन ऐसे देखते थे कि यार ये बहुत पीछे है, और उसने कोविड के टाइम पे वो सारी मिसालें कायम की जिस पे अब इनको रिसर्च करनी पड़ रही है। 23 मार्च को शायद लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, 22 को एक दिन का कर्फ्यू लगा था और अगले दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। राजस्थान के कुछ अखबारों के अंदर सर्वे आने शुरू हुए थे कि इतने लाख लोग भूख से मर जाएंगे। हाँ सर। मेरे को अपने देश पे, सरकार पे भी बहुत गर्व है और देश की जनता पे भी बहुत गर्व है। मेरे देश में कोविड में एक भी आदमी भूख के कारण नहीं मरा। सरकार ने भी सुविधा दी, लोगों ने भी अपने अपने दर खोल दिए। हमारे यहाँ कोई पशु पक्षी जानवर वो भी भूख के कारण नहीं मरा। सर मुझे याद है जब ये आया था ना, तो मतलब मैं तो बहुत पॉजिटिव सा रहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, उसने लगभग 100 किलो आटा लेके रखा था अपने घर में, और वो 3 लोग थे, एक छोटा बच्चा, हस्बैंड वाइफ, क्योंकि एक परसेप्शन ऐसा बिल्ड किया गया था, पता नहीं अब ये कब खुलेगा, क्या होगा या भी नहीं होगा या नहीं होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो भाषण में क्या कहा था जब वो आते थे कि घर के बाहर कुछ बच जाए तो कर देना, जो पक्षी हैं वो खा लेंगे, चुग लेंगे, पानी रख देना, गर्मी बहुत है। हमने तो जीव जंतु उनका भी ख्याल रखा कोविड में। मैं आपको एक और बताता हूँ, आपने कहा प्रधानमंत्री जी को कैसे आप कहोगे, तो मैंने सिंगल वर्ड बोले क्योंकि उस पर तो पूरी किताब भी लिखी जा सकती है। आपको केवल एक छोटा सा उदाहरण बताऊंगा और आपके श्रोता और आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझ जाएंगे। 6 अप्रैल 2020 कोविड का लॉकडाउन चल रहा था जी। उस दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस होता है, तो वो कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, लॉकडाउन था, कहीं कुछ चल नहीं रहा था, तो मीडिया ने उसको पूरा दिखाया। उस समय उन्होंने पहली बार कहा कि अपना मुंह और नाक ढक के रखिएगा, गमछा हो तो गमछा से कर लीजिएगा, कोई कपड़ा हो, रुमाल हो तो रुमाल से ढक लीजिएगा, मुंह ढक के रखिएगा जी। उसके बाद जब जब प्रधानमंत्री जी टीवी में आए वो गमछे से अपने मुंह को ढक के रखते थे। 5 अगस्त 2020 राम जन्मभूमि की आधारशिला रखी जा रही थी। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार मास्क पहना था। क्यों? क्योंकि 31 जुलाई को भारत मास्क एक्सपोर्टर करने वाला देश बन गया था। अगर 6 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी कहते सब मास्क लो, तो लोग मास्क की होर्डिंग कर लेते। हमारे हेल्थ वर्कर डॉक्टर्स के पास मास्क की कमी कम हो जाती। जब देश संपन्न हो गया कि अब हमारे को पास मास्क की कमी नहीं होगी, हमने मास्क का पूरा इंतजाम कर लिया, सब कुछ कर लिया, तब वो मास्क पहन के निकले। ये एक छोटा सा विषय व्यक्तित्व के बारे में आपको सब बता देगा कि वो उनका व्यक्तित्व क्या है। एग्जैक्ट, किस तरीके से सोचते हैं, किसी भी स्थिति को किस तरीके से भांपते हैं, और जो एक्शन कहीं पे भी पैनिक नहीं आने देते। बड़ी से बड़ी जगह पे भी कूल काम रहते हुए। और मैं तो कई बार कहता हूं कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, कभी कोई बात होती होगी तो आपको गुस्सा आता होगा, यार इसने ये क्या कैसे दिया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल। 2002 से
देश का एक तबका उनके पीछे पड़ा हुआ है। आज तक उनके मुंह से कोई रिटेलिएशन हुआ है क्या? नहीं। आज तक कोई रिटेलिएशन हुआ हो तो बताइएगा। हाँ, कई बार कुछ अच्छे मीम्स से बल्कि वो शेयर और कर देता है कि यार ये बढ़िया था। कोई वो रिटेलिएट नहीं करते, तो वो टेम्परामेंट कैसे आता है? हम्म। तो ये ट्रू डेमोक्रेट का भी साइन है। यहीं पर इसी देश में वेस्ट बंगाल में अगर आप कुछ इस तरीके का कर दो तो जेल हो जाती है। आप तमिलनाडु में करके दिखा लो। आपने महाराष्ट्र में जब इनकी उद्धव ठाकरे की सरकार थी, जी। आपने कितने लोगों को बंद रखा? हम्म। एक कविता लिखने पे, शरद पवार पे कविता लिखने पे आपने बंद कर दिया था लड़की को। जी। समीर ठक्कर को आपने बंद रखा। अर्नब गोस्वामी तक को आपने जेल में डाल दिया था। हम्म। और ये एक माइंडसेट है, ये एक विचारधारा है। जिस विचारधारा से मोदी जी आते हैं, वो विचारधारा सबको साथ लेके समरसता की बात करती है। अब सर इसमें थोड़ा सा दिल्ली की पॉलिटिक्स को समझते हैं। जैसे इस कॉन्वर्सेशन का पर्पस ये रहेगा कि उन्होंने जो गड़बड़ की या जो भी अच्छे काम किए बुरे काम किए वो अब पीछे हो चुके हैं। अब दिल्ली की जनता ने बीजेपी की सरकार को चुना है और एक मौका दिया, और कहीं ना कहीं शायद वो बहुत अनसेटिस्फाइड थे, इसी रीजन से 27 साल बाद अब बीजेपी की सरकार आई है। तो जो मेजर इश्यूज हैं उनको बीजेपी कैसे टैकल करने वाली है, क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लाने वाली है? जैसे मैं खुद एनसीआर में रह रहा हूं तो मुझे पता है सबसे बड़ा चैलेंज जो मेरे को लगता है वो तो ये है पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। मतलब साल में 4 या 5 महीने तो ऐसा होता है कि बाहर निकलने में ऐसा फील होता है कि आप सच्ची में गैस चैम्बर में हो। तो शायद आप ही के मुंह से मैंने सुना था कि आप अरविंद केजरीवाल जी ने 70 लाख रुपए की एक टेक्नोलॉजी लाए वो पराली जलाने के ऊपर, और उसके ऊपर लगभग शायद 28-30 करोड़ रुपए 28 करोड़ का प्रचार कर दिया। मतलब आप सॉल्यूशन पे 70 लाख रुपए लगाते हैं और उसके प्रचार पे परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि हम काम कर रहे हैं आप 28 करोड़ रुपए लगा देते हैं। तो सबसे पहले एयर पॉल्यूशन को लेकर सर डायरेक्ट स्टेप्स क्या होंगे? देखिए, एयर पोल्यूशन को पे ऑलरेडी हमारे जो एनवायरमेंट मंत्री हैं सिरसा जी, उन्होंने काम आरंभ कर दिया। जी। पुरानी गाड़ियों को बंद करना, स्मोक टावर्स हर जगह लगाना, एयर क्वालिटी के मॉनिटरिंग स्टेशन भी लगाना कि कब क्या हो रहा है। और इसके साथ साथ जो स्थायी है कि बहुत सा प्लांटेशन और करना पड़ेगा। बहुत सी चीजें, जैसे आप पराली जलती है जी। पंजाब में, जी। उसका धुआं यहाँ तक आता है, बिल्कुल। जिसके कारण यहाँ की हवा खराब होती है। जी सर। कंस्ट्रक्शन की नई टेक्निक्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के कारण भी, उसके कारण भी पोल्यूशन एयर में आता है। जी। सफाई के लिए मैकेनिसाइज्ड जो चीजें की जा रही हैं, जिससे पोल्यूशन को रोका जा सकता है। लेकिन हम ये सोचें कि ये लाइट का बटन है, दवा ऑन करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, तो ऐसे कोई बटन नहीं है कि आप करोगे तो पोल्यूशन हट जाएगा, एकदम से पोल्यूशन समाप्त हो जाएगा। एयर पोल्यूशन के लिए जो जो सरकारी इंटरवेंशन की आवश्यकता है, आपको शायद अगर आपने सिरसा जी का बयान सुना हो, उन्होंने ये भी घोषणा करी है कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके जिन दिनों में बहुत एक्यूट प्रॉब्लम होती है, उन दिनों में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कराने की भी वो योजना पे काम कर रहे हैं। वो मिलके होता क्या है कि जब आप कन्फ्रंटेशन करते हैं ना, तो सोल्यूशन नहीं निकल सकता। और मैं कई बार हंसते से लोगों को कहता था कि मोदी जी तो लोगों को कहते हैं, वो यूक्रेन और रशिया को कहते हैं कि वॉर इज नॉट अ सोल्यूशन। तो भी केजरीवाल को समझ क्यों नहीं आता है, ये वॉर ऑफ वर्ड्स और परसेप्शन इज ऑल्सो नॉट अ सोल्यूशन। आपको बैठ के केंद्र के साथ मदद लेके, क्योंकि जितने एक्सपर्ट इस मामले में केंद्र के पास होंगे, जितनी टेक्नोलॉजीज की उनको ज्ञान होगा, जितना धन वो मुहैया करा सकते हैं, आप अकेले नहीं करा सकते। आप तो वैक्सीन भी लेने जा रहे थे ना, आपने कहा था हम लाइसेंस दे, आप परमिशन दे दो, हम बाहर से खुद ले लेंगे, और मोदी जी ने परमिशन दे दी। उसके बाद भी जब कोई नहीं लेके आ पाया। अच्छा, ऐसा भी हुआ था? हाँ, ओके। वैक्सीन का सबने शोर किया कि जी क्यों नहीं ये हमारे को परमिशन देते, हम डायरेक्ट खरीद लेंगे। तो उन्होंने अलाउ किया था, जो स्टेट डायरेक्ट खरीदना चाहते हैं खरीद ले। फिर ये खरीद नहीं पाए, कोई नहीं खरीद पाया।
ओके। क्योंकि मैं जैसे अब तक की पॉलिटिक्स में ये देखता था कि हर बार एक बयान आता था, केंद्र हमें करने ही नहीं दे रहा, हर चीज में केंद्र हमें करने ही नहीं दे रहा। अब तो केंद्र में भी बीजेपी और दिल्ली में भी बीजेपी, तो डेफिनेटली ऐसे चुटकी बजा के तो कुछ नहीं होगा। बट मतलब एज ए दिल्लीइट, मतलब मुझे कैसे फील हो मैं कि आपको क्या बताता हूँ डिफरेंस आएगा? मैं आपको बताता हूँ दिल्ली में कैपिटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल खत्म किया हुआ था। ओके। बजट के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर को डबल किया गया है। अच्छा। दिल्ली के अंदर आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होना है, जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं होगा, जी तो समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा। जी। कनेक्टिविटी के लिए पैसा दिया गया है, जो अब ट्रैफिक की हम बात करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी हो ज्यादा हो पाए, और विजन की आवश्यकता होती है। मैं कई बार लोगों को कहता हूँ, दिल्ली में जब बीजेपी की सरकार 1993 में आई, जी 98 में हम हार गए और 27 साल नहीं रहे, लेकिन उन 5 सालों के अंदर खुराना जी ने कंसीव किया कि दिल्ली में मेट्रो चाहिए। और आज वो लाइफ लाइन। अटल जी की सरकार आ गई और अटल जी ने मेट्रो में मंजूरी दे के उसको यहाँ तक आ गई। कल्पना कीजिए अगर मेट्रो ना होती तो क्या होता। मेरी कॉलेज लाइफ तबाह हो जाती। दिल्ली की लाइफलाइन, कितना ट्रैफिक होता दिल्ली में, कितना पोल्यूशन होता दिल्ली में। कल्पना कीजिए एक्सप्रेस वे और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नहीं आए होते, तो क्या आज आप फटाफट कहीं भी पहुंच जाते हो सड़कों पे से एक्सप्रेस वे पे। अटल जी की सरकार ने उस समय काम शुरू किया। जैसे एक आम इंसान की तरह सर, मेरे माइंड में पता है एक सवाल क्या आता है, वो ये आता है कि यार ये तो हर गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्स होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको ये डेवलपमेंट तो करना है। जैसे 90s में टेक्नोलॉजी लाई गई है ना, उसके बाद अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह। तो मतलब एक आम इंसान की तरह ना मैं कंफ्यूज रहता हूं, क्योंकि हर इंसान, हर पार्टी अपने आप को इतना बेस्ट शो कर रही होती है किसी भी मीडिया कवरेज में या किसी भी पॉडकास्ट में, किसी भी न्यूज आर्टिकल में, कि एक इंसान के लिए समझना कि रियली कौन वर्क कर रहा है बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखिए, काम ना दिखता है, थोड़ा अध्ययन करना पड़ता है ये काम के पीछे की चीजें देखने के लिए। 1967 में पहली बार जनसंघ थी उस समय, और दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी जो आज दिल्ली असेंबली है जी वो आई, और विजय कुमार मल्होत्रा चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर बने। जी। चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर उस समय, आज के समय मुख्यमंत्री समझिए एक तरह से हुए। ओके। दिल्ली में शादीपुर का फ्लाईओवर है, शादीपुर डिपो जी। दिल्ली का पहला फ्लाईओवर है। 17 फ्लाईओवर बने थे उस समय। अच्छा। उस समय सैंक्शन हुए थे फ्लाईओवर। दिल्ली में 19 कॉलेज खुले थे उस समय। उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स हुए, अच्छे काम हुए, बाद में वो काम आगे भी चलते रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ्लाईओवर्स बनते रहे, सड़कें बनती रही, जी। लेकिन कॉलेज नहीं दिल्ली में ऐड हुए। जो नहीं हुआ उस पर तो बात करना बेकार है, लेकिन बिल्कुल। क्योंकि वो उस पर तो पब्लिक ने वोट दे दिया। लेकिन ये समझना होगा कि जो पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन है, ये पॉलिटिक्स ऑफ थेरेटिक्स कैनॉट ओवरटेक पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। You have to perform. You have to see why BJP keeps on winning Gujarat. You have to see why BJP is winning Madhya Pradesh since 2003. बिल्कुल। पिछले कुछ समय का अगर आप देखोगे, 90 के बाद के दशक से देखना शुरू करोगे, तो यू विल रियलाइज कि बैक टू बैक विक्ट्रीज कांग्रेस बहुत पीछे हो गई है। बहुत कम स्टेट हैं जो बैक टू बैक कांग्रेस जीत के जा रही है जी और बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं बीजेपी जो बैक टू बैक जीत रही है जी। वो बैक टू बैक इसलिए होता है क्योंकि गवर्नेंस जो है ना, एक कॉन्टिन्यूड प्रोसेस है जी। डेवलपमेंट जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये आइसोलेशन में नहीं हो सकती। एक स्कीम लाके नहीं हो पाएगा ये। आइसोलेशन में, मैं आपको बताऊं, आपको बड़ा अचरज होगा, अटल जी की सरकार ने बहुत काम किया था। ओके। इकोनॉमी ऑफ स्कार्सिटी वाज कन्वर्टेड इनटू इकोनॉमी ऑफ सरप्लस ड्यूरिंग अटल जी टाइम। ओके। लोगों ने वो काल देखा नहीं है, कालखंड के बारे में पढ़ा नहीं है। इसके कुछ आप डेटा बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हुआ? मैं आपको बताता हूँ। आपको गैस के सिलेंडर के लिए कोटा होते थे। गैस के सिलेंडर ऑन डिमांड मिलने आरंभ हुए अटल जी के टाइम पे। ओके।
कम्युनिकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ अटल जी के टाइम पे, सड़कों का निर्माण आरंभ हुआ, बिजली सड़क पानी, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये अटल जी के टाइम पे हुआ कि बिजली गवर्नेंस। और इसीलिए उनके जन्मदिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है कि देश में एपिटोम ऑफ गुड गवर्नेंस जिसे कहा जाए, वो उसके सिंबलाइज हैं जी। वो उसको सिंबलाइज करते हैं, सिंबल है उसके। जिस समय अटल जी की सरकार आई उस समय इन्फ्लेशन डबल डिजिट में था, ग्रोथ रेट 4% पे था। अच्छा। देश के अंदर 11 किलोमीटर सड़क साल में बनती थी। ओके। 1947 से लेके 1998 तक एवरेज जो थी 11 किलोमीटर सड़क प्रति वर्ष। जी। अटल जी की सरकार गई 2004 में, इन्फ्लेशन रफली अराउंड 4%, ग्रोथ रेट अबाउट 8.5%। ओके। और सड़कों में जो 11 किलोमीटर प्रति वर्ष था वो 11 किलोमीटर प्रति दिन हुआ था। ओके, ईयर से पर डे पे आ पर गया डे हुआ। पे हुआ था। मैं एक्चुअली आपसे अगला सवाल जो पूछने वाला था वो ये था कि जब 1947 पे देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा मॉनेटरी टर्म में बहुत ही डिग्रेडेड थी, तो ऑब्वियसली उससे निकलने में समय लगा होगा, उस समय के प्रधानमंत्री वगैरह ने सबने काम किया होगा और बाद में धीरे धीरे करके सबके लिए सिचुएशन अच्छी रही होगी। बट पर डे पर ईयर से पर डे लाना, मैं आपको बताता हूँ। 1957 का जनसंघ का आर्थिक प्रस्ताव है, जी। दीनदयाल जी ने रखा था। उस समय वो इकोनॉमिक लिबरेशन की बात कर रहे थे। इकोनॉमिक लिबरेशन 91 में हुई। अच्छा। अब दूरदर्शिता देखो, हम्म। उस समय किया होता 3 पीढ़ी बीच में निकल गई। बिल्कुल 30 साल का गैप। अटल जी का 57 का ही भाषण है जिस समय वो क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। 57 में। अच्छा। और संसद के अंदर नेहरू जी कहते हैं जनसंघ वाले तो अफवाह फैलाने का काम करते हैं, कनाडा और अमेरिका की फैक्ट्रियों से हमें क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि अब ब्रिंगिंग जब देश के लिए होते हैं ना, जब देश सब कुछ है मैं कुछ नहीं। वाजपेयी जी राजनीति में कब आए? वाजपेयी जी संघ के प्रचारक बन गए 40 के दशक में। अच्छा। 51 में जब जनसंघ बनाने की डॉक्टर मुखर्जी ने गुरुजी से मिले और कहा कि मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहिए, संघ को पार्टी बनानी चाहिए जी। उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा जो अब बनाओगे तो मैं आपको अच्छे स्वयंसेवक दूंगा। तो नानाजी देशमुख जी, अटल जी और दीनदयाल जी, गुरुजी ने जो संघ के सरसंघ चालक जी थे उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी को दिया कि ये आपका सहयोग करेंगे। अच्छा। तो 1951 में आए। अब मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि जब अटल जी ने सब कुछ अपना घर बार छोड़ा, क्या ये सोच के छोड़ा था? क्या कहते हैं कि कोई जनसंघ बनेगा, मैं सांसद बन जाऊंगा, मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। मोदी जी संघ में जब गए और फुल टाइमर निकले, उन्होंने तय किया मैं संघ के लिए अपना जीवन दूंगा देश के लिए और संघ के प्रचारक की भूमिका निभाऊंगा। क्या उन्होंने तय किया था क्या कि संघ वाले उनको बीजेपी में भेज देंगे? व्यक्ति कौन तय करता है? संगठन तय करता है किसको क्या काम करना है। कल संगठन तय करेगा मोदी जी को कि आपको जाके ये काम करना है, मोदी जी वो काम करने चले जाएंगे। सब लोगों के लिए देश प्रथम है। ओके। तो ये सब कुछ आप कर पाए क्योंकि आप ये देखिएगा, किसी भी बड़े नेता की कॉन्स्टिट्यूंसी को पकड़िएगा जी। रायबरेली की कॉन्स्टिट्यूंसी जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, फिर सोनिया गांधी रही। रायबरेली के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 2017 के बाद जब योगी जी की सरकार आई तब जाके बना और अमित शाह जी ने जाके उसका उद्घाटन किया। अब रायबरेली जिसके अंदर जिसने देश को प्रधानमंत्री दिया वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नहीं खोल पाए। आज भी अमेठी पीछे क्यों है? ये पिछले 5 साल स्मृति जी रही तो उन्होंने वहां बहुत डेवलपमेंट के काम किए जी। उससे पहले वहां पे आज भी, क्योंकि आपका जब राजीव गांधी बाई इलेक्शन जीते अमेठी से जी, संजय गांधी की मृत्यु के बाद, तो कुछ लोगों को लाके दिल्ली में कुली के पट्टे दे दिए। वो कुली के पट्टों के नाम पे ही आप वोट लिए जा रहे हो। तब तक आपने उनको एम्पावर कहाँ किया? आपकी मंशा है कि हम देते रहें, जाओ साड़ी बांट दो, जाओ ये बांट दो, गरीब गरीब रहे। इसमें निजी स्वार्थ रहा है कुछ लोगों का
और जब आप ये कहते हैं ना कि हम आजाद हुए तो वहां पर रिसोर्सेज दी थे, मैं इस आर्गुमेंट को बाय नहीं करता। ओके, नहीं मतलब कुछ तो आपको कमी रही होगी उस आपको समय। आपको मैं बताता हूँ। आप हम लोगों ने तो किया है। अगर आपको अध्ययन करना होगा तो हम आपको सिनॉप्सिस सबके भेज दूंगा, आपको मेल आईडी जी दीजिएगा। बिल्कुल सर, नहीं तो जरूर। खुद करेंगे तो आपको जरा खुद पता लगेगा। हमारा ही होगा तो आपको लगेगा कि हमने किया। हाँ, आप जब अपना खुद डेटा करोगे दिया तो है, बिल्कुल। 1947 से लेके 2024 तक प्रधानमंत्रियों के भाषण 15 अगस्त की प्राचीर से दिए हुए सुन लीजिएगा। ओके। वो भाषण सुन के देख लीजिएगा कि जो कह रहे हैं उसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, हम्म। इसका थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा। किसने क्या बोला और क्या किया, उससे समझ आ जाए। आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि देश किस हालत में गया है। मेरे ख्याल से ये ना यूथ को करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी ने 47 से लेके जब तक वो प्रधानमंत्री रहे 63 तक, 64 तक, देश में कृषि उत्पादन कम है कि इसकी बात करी? किया क्या? समस्या बता रहे हो आप, कुछ घोषणाएं करी। उन घोषणाओं के ना तो प्लानिंग कमीशन के अंदर कोई बजट, जब प्लानिंग कमीशन चालू हुआ, ना देश के आर्थिक बजट के अंदर कोई बजट में पैसा। आप कह रहे हो जी हमने ये कॉलेज खोलेंगे, कॉलेज का पैसा है तो कॉलेज कहां से खुलेगा? अभी पीछे गुजरात में, इस समय मुझे नाम ध्यान नहीं है, मुझे पता नहीं था कि आप ये पूछोगे तो मैं नाम भी लेके आता। जी। एक डैम का आधारशिला, या शायद आधारशिला भी नहीं, शायद उसका प्रपोजल नेहरू जी ने अनाउंस किया था। अच्छा। उसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब 2024 से पहले हुआ है वो। कब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री और अब जाके ये कर रहे हैं? शास्त्री जी ने कहा तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया, लोगों को उपवास की बात करी, तो उन्होंने कम आगे चीज को ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आए। तो कुछ किया किसी ने क्या? अगर राजीव गांधी ने कहा, जनसभा के अंदर कहा, सार्वजनिक रूप से कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और आपके पास 15 पैसे जाते हैं, तो जो 85 पैसे जाते थे खा कौन उसको रहा था? रोकने के लिए क्या किया आपने? रोकने के लिए जनधन खाते खोलना, डीबीटी करना नरेंद्र मोदी को करना पड़ा। आपने क्या किया? तो इसलिए जब हम इन सब चीजों का अध्ययन करते हैं ना, जी। और ये प्रश्न हमारे सामने भी है। हम्म। अभी ये कल ही हम बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, हम कहते यार जो व्यक्ति 2029 में वोट देगा वो 2014 में 3 साल 4 साल कर रहा होगा। सही बात है, उसकी कोई मेमोरीज नहीं है उस टाइम की। उसने वो 10 साल जब 12 लाख के घोटाले हुए, उसने वो कालखंड देखा ही नहीं है। उसको मालूम ही नहीं है जब आपके यहाँ पे बिजली आती नहीं थी। उसको मालूम ही नहीं है जब आपके यहाँ पे 10-10 15-15 घंटे हमने देखा है पूरी पूरी रात बिजली नहीं होती थी। अच्छा, पूरी पूरी रात बिजली नहीं होती थी तो कई बार बिजली नहीं होती तो तब इतनी गर्मी भी नहीं होती थी। तो आप घूम रहे हो, कर रहे हो, और जब गर्मी होनी शुरू हुई और बिजली हुई तो हम भी परेशान होते थे, बिजली के दफ्तर कब आएगी कब आएगी कब आएगी, पता नहीं, पीछे से गई है पीछे से गई है, यही सुनते थे। जी। पर सर दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम थी, वो तो जैसे मैं भी 2011 से दिल्ली में ही रह रहा हूँ, तो वो मतलब आम आदमी पार्टी जैसा बोलती है कि उन्होंने मेजरली सॉल्व किया। उससे पहले घंटों घंटों बिजली जाती थी, तो इस तथ्य को आप कैसे रखते हो? क्योंकि दिल्ली में अब तो बिजली नहीं जाती है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछा। दिल्ली में बिजली की समस्या बहुत थी जब दिल्ली विद्युत बोर्ड था। ओके। डेसू था पहले। जी। सॉरी, नॉट दिल्ली, डेसू था। जी। पावर रिफॉर्म्स 2002 में सुरेश प्रभु की कमेटी की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी अटल जी के टाइम पे। जी। उनने वो पावर रिफॉर्म्स में कॉरपोरेशंस को बनाया, जिसके कारण हमारे जो ट्रांसमिशन लॉसेस थे उसको कंट्रोल किया गया और बिजली की हालत में सुधार होना आरंभ हुआ। ओके, ये किस ईयर में हुआ सर लगभग? ये 2002 में। 2 में, ठीक है। तो उसके बाद से धीरे 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 बेटर होना शुरू हुआ। ओके। अगर मान लीजिए आपकी लोड शेडिंग पहले एक्स थी तो अब एक्स माइनस 20% हुई, फिर एक्स माइनस 40% हुई, ऐसे धीरे धीरे सुधार हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी की सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया 2014 में। वो निर्णय लिया कि हम एलईडी में मूव करेंगे। उससे पहले वो येलो बल्ब्स होते थे। अब बिजली की डिमांड बढ़ेगी, हाँ। ठीक है, पावर प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। हम्म। लगभग 20,000 मेगावाट
बिजली आपने बचाई बाय स्विचिंग टू एलईडी। 20,000 मेगावाट। 20,000 मेगावाट के आपको पावर प्लांट लगाने के लिए 1.5-2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती। ओके। तो आपने उसके लिए सब्सिडी भी दी, बल्ब फ्री भी दिए, लेकिन सब्सिडी आप एलईडी पे। एलईडी पे आप बल्ब, वो एलईडी लो, बल्ब लो, जी। एक एक बल्ब जा रहे हैं, सारी स्ट्रीट लाइटिंग को एलईडी पे किया। जी। तो आपने क्या किया, अब मैंने कहा ना कि बहुत से लोगों को पता नहीं है, ये केंद्र का निर्णय, केंद्र का इनिशिएटिव जो पूरे देश भर में हुआ, उसके कारण डिमांड और सप्लाई मैच हो पाई, ब्रिज कर दिया इस गैप को आपने। तो वो जब वो जो मैच हो पाई और सब कुछ हो गया जी। और साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर आज सोलर जिस समय थी 14-15 रुपए यूनिट थी, आज सोलर की भी आपकी कॉस्ट 2-2.5 रुपए आती है, क्योंकि आपने इतना मास उसका बढ़ा दिया। तो आपने इतने मल्टीपल स्टेप्स लिए जिसके कारण बिजली, और मैं आपको बताऊं, ये ऐसा नहीं है कि मतलब 2002 में जब मोदी जी गुजरात 2001 में गए, तो जब 2001 में गए तो लोगों से कहते थे कौन सी एक चीज ऐसी है जो मैं कर दूं जिससे लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि 2002 में बाद में चुनाव भी था, 1 सवा साल ही उनको मिला था। तो लोग कहते जी कम से कम जिस समय हम खाना खाते हैं ना रात को, उस समय बिजली ना जाए। टीवी देखते थे लोग, खाना खाते समय बिजली ना जाएगा कम से कम। एक टाइम तो दो। तो ये डिमांड उस समय के लोग वो करते थे 2001 में। आज गुजरात में बिजली नहीं जाती है। आपने आपका डिस्ट्रीब्यूशन, आपका प्रोडक्शन था, आपके डिस्ट्रीब्यूशन में ट्रांसमिशन लॉसेस थे जिनको आपने रोका। जी। फिर दूसरी, और वहां पे भी बहुत, वहां पे एक डैम सा जाता है वहां पे। अब अहमदाबाद से बड़ौदा के रास्ते जाओ तो मैंने देखा वो नीचे नदी बह रही है पूरी पूरी जी, और उसके ऊपर उन्होंने सोलर पैनल लगा दिए। तो मगर बहुत बढ़िया है, क्योंकि सोलर से आपने ले लिया, पानी भी सूखने से थोड़ा सा इवेपोरेट कम होगा। बिल्कुल, आपने एक तीर से दो निशाने लगाए हुए हैं, और आप वहां से सोलर से पावर भी जनरेट कर रहे हो। तो ये सब चीजें करने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, मैं बार बार, व्यक्ति है नहीं तो उनके बारे में बात करना ठीक नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बहुत पढ़ाई करी, सब कुछ किया, योग्यता की कमी नहीं थी शैक्षिक रूप से, लेकिन शायद राजनीतिक रूप से उनके अंदर योग्यता ही नहीं थी कि वो काम करने के लिए, क्योंकि यू नीड दैट विल पावर टू वर्क। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो हार्वर्ड के नहीं पढ़े हुए, बट वो हार्ड वर्किंग है। उन्होंने प्रैक्टिकल जीवन देखा है, उन्होंने वो गरीबी भी देखी है, उन्होंने स्कार्सिटी में रहते हुए भी देखा है, तो वो उसका दर्द समझ पाते हैं। मैंने आपको अपना कहा ना कि जब टॉयलेट्स की बात हुई, स्वच्छता की बात हुई, तो मुझे भी लगा यार ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि आपको ऐसे खुले में जाके क्या करना होगा। आप उसको बिल्कुल, आप बॉर्न एंड बॉटम दिल्ली में, कोई भी दिक्कत ही नहीं आई तो है। हमें आई नहीं, तो हमें पता ही नहीं। तो आपने तब इस चीज को रियलाइज किया, और बहुत से जो सोशल बैरिकेड्स है ना, प्रधानमंत्री ने तोड़े हैं, चाहे वो शौचालय की बात हो, स्वच्छता की बात हो, चाहे लाल किले की प्राचीर से कहना हो कि आप बेटियों को कहते हैं कि रात को लेट रहो, अपने बेटों को भी कुछ सिखाते हैं क्या? और चाहे उन्होंने मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करी हो, कौन आज से पहले ये सोच सकता था कि लाल किले की प्राचीर से वो बात कर देंगे। 2019 पंजाब के अंदर होशियारपुर के पास हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, कुछ लड़कियां हमारे पास आई, वो गए, अंकल हमारा को एक ना रिक्वेस्ट भी करनी है। ओके। तो हमने कहा हाँ बताओ बेटे। उनका, अंकल मोदी जी ना ये इन्होंने हमारे लिए सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स लगा दी हुई हैं, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा और बहुत आसान कर दिया, 1 रुपए में मिल जाता है, बट हमारे को डिस्पोज करने की बड़ी दिक्कत होती है, इसके लिए डिस्पोज का भी कोई मैकेनिज्म बना दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ओके। होशियारपुर के एक पिंड के अंदर, एक गांव के अंदर, रूरल इंडिया के अंदर, जब ये छात्राएं आके आपसे डिमांड रखती हैं, अर्बन में लोग बात करने में बहुत रिलेक्टेंट होते थे। तो ये चेंज कैसे आया, ये आपका माइंडसेट चेंज कैसे आया, ये एस्पिरेशन कैसे हुआ? बिल्कुल। तो जो मैं आपको बता, हम अब सोचते हैं कि 2029 के चुनाव में जाएंगे, उन लोगों ने वो सब कुछ देखा नहीं है जिन्होंने 29 की बात चल रही है, तो सर पर्सनली एक चीज पूछना चाहूंगा, अगला पीएम कौन होगा?
अगला पीएम नरेंद्र मोदी होंगे। ठीक है, उसके बाद अगला? वो पार्टी तय करेगी, पार्टी का सब सब बताता है कोई। अच्छा। जब तक और आप चिंता मत कीजिए, नरेंद्र मोदी जी भगवान की पूरी कृपा है उनके ऊपर, बहुत स्वस्थ हैं और वो भारत को विकसित बनाने तक वो यहीं रहने वाले हैं। यहीं रहने वाले हैं। तो सर अगला टॉपिक जो आपसे समझना चाहूंगा वो एक बहुत बड़ी नेशनल थ्रेट से रिलेटेड है, देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं और काफी अलग अलग केसेस में इनका हाथ मिलता है। और दिल्ली में जैसे मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, मैं 2010 से बहुत एक्टिवली दिल्ली में रहा हूँ। तो मतलब मैंने खुद देखे हैं कि छोटे छोटे जो पार्क्स हुआ करते थे वो खेलने कूदने की जगह से अब एकदम से वहां पर 100-200 लोग रहने लग गए हैं। पूछने पे पता चलता है कि ये पर्टिकुलर वहां से आए हुए हैं और इलीगल तरीके से आए हुए हैं। तो अब दो चीजें देखने को मिलती हैं कि एक तो एज ए ह्यूमन यार अब ये लोग कहाँ जाएं, हम इसको वैसे देखें। तो अब इसको बीजेपी गवर्नमेंट कैसे टैकल करने वाली है दिल्ली में, क्योंकि एक बहुत बड़ा इशू है, ये वोट बैंक बना दिया गया है। देखिए, ये प्रश्न तो सरकार से पूछना चाहिए आपसे, हाँ जी। सरकार को जवाब देना होगा। हाँ जी। लेकिन मैं एक जागरूक नागरिक के नाते जी। ये मानता हूं कि दिल्ली के अंदर अवैध रूप से बांग्लादेशी आकर रह रहे हैं। आपने इलीगल इमिग्रेंट्स कह दिया, मैं उसको बहुत क्लियर कहूं, अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पर आकर रह रहे हैं। जी। दिल्ली में ही पैदा हुआ, दिल्ली में पढ़ाई हुई है, दिल्ली में ही सारा अपना कारोबार दिल्ली से ही आरंभ किया। जी। बहुत नजदीक से मैंने दिल्ली को देखा है। पुरानी दिल्ली के अंदर ही पहले और कुछ हिस्सा ओखला का ये हिस्सा था जहां पे एक खास समुदाय के लोग रहते थे। जी। दिल्ली के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस करवाए गए। कब और किसने करवाया सर? ये 90 के दशक में जब 93 में बीजेपी की सरकार आई तो लोगों को समझ में आया कि ये दिल्ली में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उस समय भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ हम लोग तब से इस चीज को उठाते आ रहे हैं। ओके। उस समय कोशिश हुई कि दिल्ली के अंदर, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, केंद्र में कांग्रेस की सरकार है, तो आप कुछ कर लो और किसी तरह से अगर कुछ हो गए सेटल तो इसका दोष तो बीजेपी के गड़ा जाएगा। क्योंकि एक आम आदमी को नहीं पता चलता कि कौन सा विषय केंद्र के अंतर्गत आता है, कौन सा किस राज्य के अंदर आएगा और कौन सा म्युनिसिपल के आएगा। लेकिन फिर भी वो हो नहीं पाए। बहुत बड़ा माइग्रेशन 2004 से 2014 के बीच में हुआ है। लगभग कितना बड़ा होगा सर ये, अगर कुछ नंबर्स हों अवेलेबल अप्रोक्सीमेटली भी? देखिए, मैं आपको नंबर्स के विषय में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको इसका इतना बताऊंगा कि दिल्ली के अंदर डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऐसा किया गया कि हर दिल्ली की विधानसभा को वो इन्फ्लुएंस कर सके। ओके। 18 से 22-25 हजार हर विधानसभा के अंदर ये नंबर हो, इन्फ्लुएंशियल नंबर बन जाए, ऐसा प्रयास किया गया। ओके। एग्जैक्ट नंबर तो ऑब्वियसली सरकार के पास होगा, सेंसस में भी आएगा। जब सीए आया 2019 में तो शाहीन बाग के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जी। हम परसेप्शन की बात करते ना, परसेप्शन ऐसा बना क्योंकि वहां जामिया के अंदर हुआ और पुलिस घुसी, तो परसेप्शन बना कि छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जी। उसको नवनिर्माण आंदोलन से भी जोड़ दिया गया कि तब भी छात्रों पे हुआ था। पटना यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक ऐसा हुआ था, तो जयप्रकाश आंदोलन, वो क्रांति आई, संपूर्ण क्रांति की बात हुई। तो वो जोड़ के दो चीजों को कनेक्ट कराने की कोशिश की, जबकि कोई कनेक्शन था नहीं, लेकिन कराने की कोशिश की गई। बहुत सा एक सेक्शन है हमारे देश के अंदर जिसका धर्म ना हिंदू है, ना मुसलमान है, न सिख है, ना ईसाई है, केवल और केवल पैसा है। ये दुर्भाग्य है, वो पैसे के कारण कुछ भी कहेगा। जहां से पैसा आ रहा है वो कुछ भी, जिसका पैसा आएगा उसके गुणगान गाएगा।
और बहुत बड़ी ताकतें हैं जो देश को कमजोर करना चाहती हैं। कौन सी ताकत है सर, मतलब कैसी? बहुत सी ताकतें हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत के अंदर बहुत शक्ति है। भारत सोने की चिड़िया ऐसे नहीं कहा जाता, क्योंकि हमारे यहाँ चिड़िया नहीं सोने की उड़ती थी। सर देश मतलब हम दुनिया की जीडीपी का 22 से 25% भारत भारत के पास रहा। बिल्कुल। तो भारत को आप कैसे तोड़ोगे? अंदर से। अंदर से तोड़ने के लिए आपको जयचंद चाहिए। हर किला इंफॉर्मेशन से, अंदरूनी इंफॉर्मेशन से ही गिरा है हर बार। तो आपको जयचंद चाहिए। हम्म। दिल्ली में औरंगजेब के नाम की रोड क्यों रही? सारे ही ऐसे ही हैं सर, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, हुमायूं ये रोड। क्यों रही? मुझे ध्यान है, हमारे पीपीआरसी में एक रिसर्चर था, उसका आकलन ये था, जब तक वो पीपीआरसी में आके उसने काम नहीं किया, तो कहता था कि हमें तो ये पढ़ाया गया कि मुगल हिस्ट्री, मुगल पीरियड वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर इंडियन हिस्ट्री। एक्चुअली सर ये ना परसेप्शन बॉलीवुड ने भी बहुत अच्छे से बॉलीवुड डाला। में। तो मैं अभी आपको उसी चीज पे आता, कि जब शाहीन बाग वाला हुआ, वो था क्या? नागरिकता देने का बिल था, किसी की लेने का बिल नहीं और था। उसको बना दिया कि इससे छीन लिया जाएगा, इससे आपका छीन लिया जाएगा। तो डर, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना कि अमेठी का उदाहरण दिया, रायबरेली का उदाहरण दिया, कि आप उनको डिप्राइव्ड रखो ताकि वो आपके ऊपर डिपेंडेंट रहें। डोंट एम्पावर देम। तो वो जो एक फ्यूडल माइंडसेट है ना, वो माइंडसेट है एक परिवार का, वो माइंडसेट है उस परिवार की राजनीतिक दल का। तो वो माइंडसेट की लड़ाई है ये। देश के अंदर एनआरसी क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, मेरा पर्सनल तो मेरे को ये लगता है। तो एनआरसी का विरोध क्यों करते हो? क्योंकि आपका ये वोट बैंक खिसक जाएगा। क्या किसी मुसलमान की नागरिकता जा रही थी एनआरसी से? नहीं, अगर आप पढ़ते डिटेल में तो आपको समझ में आता है कि भारत के तो किसी मुसलमान, किसी नागरिक, वो किसी भी धर्म का हो, उसके ऊपर कोई असर नहीं। और सीए तो नागरिकता देने का था। आप कह रहे हो आप डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? कोई ये प्रश्न नहीं पूछता कि लगभग 23% से हिंदूस थे पाकिस्तान में, वो 3% पे वो कैसे 2% से कैसे आ गए? बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं पूछता। और ये जो डीप स्टेट्स है ना, ये जो बाहर के जॉर्ज सोरोस एंड पार्टी है ना जी, ये अब एक्सपोज हो रहे हैं। अभी यूएस एड बंद हुआ है, तो यूरोपियन में ऐसा एड आरंभ होने की बात हो गई है। अच्छा। क्योंकि वो भारत को कभी भी भारत से जोड़ना नहीं चाहती, और भारत से हिंदुत्व से ही जुड़ता है, संस्कृति और सभ्यता से ही जुड़ता है। वो संस्कृति और सभ्यता जो 140 करोड़ में से 63 करोड़ लोगों को कुंभ में स्नान कराती है। बिल्कुल, वो एक संस्कृति और एक वो सभ्यता है, दक्षिण से लेके उत्तर तक और पूरब से लेके पश्चिम तक, जो देश को जोड़ती है। अब इसमें सर एक छोटी सी चीज पूछना चाहूंगा, जैसा अभी आपने बताया कि आप डिप्राइव्ड जब किसी को रखते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली अब आप उसको कुछ दे दोगे थोड़ा सा, वो खुश हो जाएगा, आपके गुणगान करेगा, ठीक है। अब इसी चीज में जैसे अभी दिल्ली का जो बजट आया है, इसमें अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एक ऐसी स्कीम निकाली है महिलाओं के लिए, पर मंथ 2100 रुपए की, शायद उसका नाम है 2500 रुपए। हाँ, 2500 रुपए की महिला समृद्धि योजना। तो ये फ्रीबी की पॉलिटिक्स जो है, क्योंकि आप क्या इस चीज में पॉलिसी मेकिंग में हो, किस पॉलिसी का क्या इंपैक्ट आता है, इसको मैं थोड़ा सा डिकोड करना चाहूंगा कि फ्री बी की पॉलिटिक्स अब बीजेपी को प्रेशर में करनी पड़ रही है, या इसका वाकई ही मतलब कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट है? देखिए, दो चीजें हैं। बीजेपी कह रही है हम गरीब महिला को 2500 रुपए देंगे। ओके, हर महिला को नहीं दे रहे। ओके। जब आप हर महिला को देने की बात करते हो तो वो फ्रीबी है। आवश्यकता जिसको है, जो गरीब है, उसको देते हो तो वो उसको कहीं ना कहीं एम्पावर करने की बात हो रही है। ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। शायद 2022 की बात है जी, 2021 की। जी। 20 साल मोदी जी के हुए एज एन गवर्नेंस, पहले मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री। तो सुशासन दिवस पर
इलाहाबाद में, प्रयागराज में जी। एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में मेरे को जाना था और मेरे को कार्यक्रम की प्रस्तावना रखनी थी। तो कार्यक्रम सुबह था, अश्विनी वैष्णव जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। तो सुबह की फ्लाइट से पहुंच नहीं सकता, तो मैं एक दिन शाम को फ्लाइट से पहुंचा। जी। पहले, एक दिन पहले। तो होटल के बाद कार्यक्रम के जो आयोजक थे उन्होंने कहा जब होटल में पहुंचा कि आपको यहाँ पे मंदिर के दर्शन पे ले चलते हैं या। मैं कहा यार मैं मंदिर के दर्शन तो सुबह भी कर लूंगा। जिस रास्ते से आप मुझे लेकर आए थे मैं उसी रास्ते में वापस कुछ दुकानों पे जाना चाहता हूँ। ओके। क्योंकि दिल्ली से मैं जाता था, दिल्ली का हर ट्रेडर, मैं तो ट्रेडर हूं नहीं अब, तो इसलिए, पर दिल्ली का हर ट्रेडर कहता था बहुत बुरा हाल है यार, कस्टमर नहीं है, कस्टमर नहीं है। और मैं वहां पे जिस रास्ते से मुझे जब लेकर आए तो हर दुकानदार पे मुझे कस्टमर नजर आ रहा था। एक धंधे वाला इंसान देख के समझ जाता है कि कैश काउंटर पे। हाँ। तो मुझे लेके गए, तो मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर पे था, वो कॉस्मेटिक्स, राशन, सब कुछ, वो बड़ा जैसे यहाँ रिलायंस, बिग बाजार थे, उस तरह की लोकल एक दुकान थी। ओके। चेन नहीं थी, लोकल दुकान थी, सब कुछ था। अच्छा। तो मैंने उनसे ऐसे पूछा मैं किस चीज की सेल सबसे अधिक बड़ी है। ओके। तो टूथपेस्ट की सेल हमारे यहाँ बहुत बड़ी है। ऐसा क्यों? तो मैंने उससे पूछा कि मंजन, या तो मुझे कहता है यार मैं सूट पहना हुआ है, सर्दी के दिन थे तो सूट पहना हुआ था, आपको टूथपेस्ट और मंजन का अंतर समझ में नहीं आता। तो मैं कितनी बड़ी है? कहता क्वार्टर में पहले 8,000 थी, अब 48,000 हुई है। ओके, 6 टाइम्स। मैं क्या कारण हो सकता है? क्योंकि मैं उस जगह पर आया हूँ, यहाँ पे अपना गंगा की जो थोड़ी सी मिट्टी आती थी जी। वो उसको लेके, नमक को लेके, सरसों का तेल को लेके लोग दांत साफ करते थे। तो एक कारण मुझे समझ में आया कि शायद कोविड के बाद ओरल हाइजीन भी एक इम्पोर्टेंट दिमाग में कहीं घुसा हो। ये एक कारण मुझे उस समय समझ में आया जी। लेकिन ही सेड कि नहीं सर, राशन फ्री मिल रहा है, अब लोगों को खाने पीने की चिंता नहीं है क्योंकि उनको खाना तो मुफ्त मिल रहा है। राशन मिल गया, और उस समय योगी जी की सरकार किट भी देती थी, तेल भी दे रही थी, नमक मिर्च ये चीजें भी आ रही थी। अच्छा। चावल अनाज मोदी सरकार दे रही थी, चावल लो या गेहूं लो जी। तो आटा वगैरह वहां से मिल रहा था, दाल और वो सब कुछ वहां से मिल रहा था। तो अब जो मैं कमा रहा हूँ, मुझे खाने की चिंता नहीं है, तो मैं जो कमा रहा हूँ वो मैं अपने कहीं ना कहीं स्तर के ऊपर खर्च कर रहा हूँ, अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी फैमिली के बेटरमेंट। अब आप इसको फ्री भी बोलोगे, सब्सिडाइज खाना तो आप पहले भी दे रहे थे ना, चावल 2 रुपए 3 रुपए तो आप पहले भी देते ही थे। बिल्कुल। उसकी प्रिक्योरमेंट 20-22 रुपए में होती थी। 20-22 रुपए में होने का मतलब है कि लगभग उतने ही पैसे आप सब्सिडी में दे रहे हो। आज आपने फ्री कर दिया जी। तो शायद बेहतर ही कर दिया, क्योंकि ना आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो, वो एक पूरी चेन बनाना, फिर वो सब कुछ अब आप फ्री में ही दे रहे हो, तो आपको कोई है ही नहीं है, आप प्रिक्योर कर रहे हो और फ्री में दे रहे हो। लेकिन फ्री में देने से अब वो जो कमाई कर रहे हैं जी, वो कमाई बाकी चीजों पे खर्च हो रही है, तो इकोनॉमी में पैसा वापस आ रहा है। ओके। तो अगर कोई इस तरह की चीज हो जिसके कारण वो पैसा वापस इकोनॉमी में आ रहा है, तो धीरे धीरे एम्पावरमेंट होगी। जैसे हम पहले कहते थे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते थे जी, मोदी जी वुमेन लेड एम्पावरमेंट की बात करते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में बताइए सर। मुद्रा लोन का भी ये मैं वापस एग्जांपल लूं जी। बहुत अधिक मुद्रा लोन संख्या 40% से ऊपर है शायद जी। जो वुमेन्स ने लिए हैं। अच्छा, 40% से ऊपर। वुमेन्स का कॉलेजेस में एनरोलमेंट हायर एजुकेशन में बेसिकली जी, मेल्स के बराबर है, और किसी किसी स्ट्रीम में मेल्स से ज्यादा है। ओके। तो ये एम्पावरमेंट हो पा रही है
इसके पीछे कहीं ना कहीं जो आपके सोशल मेजर्स आप लेते हो ना, इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ओके। रूरल इंडिया के अंदर पिछले साल बाइक्स, रेफ्रिजरेटर्स और टीवी की सेल अर्बन से ज्यादा हुई है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं इन फ्रीबीज का भी डायरेक्टली इम्पैक्ट है। हाँ, वो पैसा सेव कर करके अब वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब इम्प्रूव हो रहा है जी। तो जो ये न्यू मिडिल क्लास है ना, जो हमारा न्यू मिडिल क्लास है, ये न्यू मिडिल क्लास ही विकसित भारत बनाने का जो 2047 का संकल्प है, उसमें ये न्यू मिडिल क्लास का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। ये आगे बढ़ेगा। जो आज टॉप पे है उसके टॉप पे आने से बहुत कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। और लोग कई बार कहते हैं ना, ये टॉप पे हमें खा रहा है। मैं कहता हूँ वो भी गलत है। अगर मान लीजिए आज अदानी, अंबानी, टाटा, बिरलास, गोदरेज, ये और बड़े बड़े जितने लोग, अगर इन लोगों ने मान लीजिए, हम ये मान के चले कि सबने मिला के से 2 मिलियन लोगों को रोजगार दिया हुआ है जी, 2 मिलियन लोगों को रोजगार दिया होगा, डायरेक्ट अगर इनडायरेक्ट, तो उनके नीचे कितने लोगों को रोजगार होगा। अगर मैं आज किसी का वेंडर हूं तो मेरे यहाँ भी काम कर रहे हैं। सही बात है। तो मेरे यहाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितने हैं। मैं वेंडर नहीं हूं, मैं सीधा काम कर रहा हूँ, सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, तो मेरे पास डोमेस्टिक हेल्प्स होंगे, मेरे यहाँ पे ड्राइवर होगा, मेरे यहाँ माली होगा, मेरे पीछे 3 मेरे फैमिली मेंबर्स और हैं। हाँ, वो मेंबर्स तो चलो मेरे साथ है, हाँ। लेकिन मैंने भी तो लोगों को पॉपुलेशन टच होगी। मैं 3 लोगों को रोजगार तो दिया हुआ है। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, केवल रोजगार। बिल्कुल। तो अगर आज मेरे पास 100 रुपया था, अब मेरी इनकम 200 हुई है, तो मेरे पास जो रोजगार में जिसको मैं 10 दे रहा था, उसकी 15 हुई होगी, 20 नहीं हुई। अगर मेरी डबल हुई है तो उसकी भी तो बड़ी होगी। बिल्कुल। तो जब आप इस साइकिल पे जाते हैं ना, जब हम जिसको फ्रीबीज कह रहे हैं, फ्रीबीज है मैं सबकी बिजली माफ कर दूंगा। प्रधानमंत्री क्या लेके आए, पीएम सूर्य घर योजना। ओके। आपको 300 यूनिट तक आपके पास फ्री हो जाएंगे, क्योंकि आपने सूर्य घर लगा लिया। और जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो आपसे मैं खरीद लूंगा नेट मीटरिंग के थ्रू। तो आप क्या कर रहे हैं, आप पावर प्लांट में पैसा खर्च करने की बजाय आप भी पावर जनरेटर बन रहे हैं। दिल्ली के अंदर पॉलिसी ऐसी रही, जब तक ये दिल्ली विद्युत बोर्ड नहीं बना था जी, जब डेसू था, तो आपको 5 किलोवाट से ऊपर के जनरेटर के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी लीगली। अच्छा। कोई लेता नहीं था, वो अलग इशू है, बहुत कम लोग थे, परमिशन लेनी पड़ती थी। और जो लीगल स्थिति थी कि आप जितनी बिजली उससे जनरेट करोगे उस पर एक्साइज ड्यूटी दोगे। ये तो एक मार होगी। तो आप बिजली दोगे नहीं, मैं बिजली जनरेट कर रहा हूं, उस पर मैं आपको सरकार को एक्साइज दूंगा। ये मतलब मैं जनरेशन में भी पैसा खर्च करूं जनरेटर पे भी, और आपको फिर अब टैक्स जनरेशन कर रहे हो तो एक्साइज, क्योंकि प्रोडक्शन आगे एक्साइज आप दोगे। बिल्कुल। इसी तरह से अगर और मैं पीछे जाऊं 80 के दशक में, तो आपको पता है साइकिल का भी टोकन लेना पड़ता था, ट्रांजिस्टर का भी लाइसेंस होता था, टीवी का भी लाइसेंस होता था, हर साल आपको लाइसेंस फीस देनी पड़ती थी। अच्छा, ये बहुत ही नई बात बताई है आपने। ये 70-80 में ये चलता रहा है। ओके। तो आपको पोस्ट ऑफिस में जाते थे, आप अपना किताब देते थे, वो अगले साल की स्टैम्प लगाता था, तो आपका वो वैलिड होता था। उसके बिना आप अगर रेडियो सुन रहे हो तो वो इलीगल होता था। और इसका भी एक किस्सा है, दीनदयाल जी का किस्सा है ये। ओके। बस में ट्रेवल कर रहे होते हैं, अच्छा, उनके पड़ोसी कोई ट्रेवल होता है, उसके पास भी ट्रांजिस्टर होता है, तो उसको कहते हैं कि भाई साहब, क्या मैं आपका ट्रांजिस्टर सुन सकता हूँ, 5 बज रहे हैं, शाम के समाचार आएंगे जी। तो कहते हैं ट्रांजिस्टर तो आपके पास भी है, कि आपका ट्रांजिस्टर खराब है? कहते हैं नहीं, खराब नहीं है। कहते हैं क्या इसमें बैटरी नहीं है? बैटरी भी है। आपका ट्रांजिस्टर है और आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप मुझसे क्यों मांग रहे हैं? तो बताते हैं कि कल इसका लाइसेंस एक्सपायर हो गया, मैं इसके पैसे जमा कराने हैं। अभी ये इलीगल है यूज करना इस समय तो मतलब ये एक सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग थी उनकी, कोई नहीं देख रहा था ना। सही बात है। अगर इस्तेमाल करते कोई देख थोड़ा रहा था। हाँ। लेकिन नहीं,
वो पड़ोसी से बोरो कर रहे हैं। तो ये हिंदुस्तान की तो मैं जो आपको कह रहा था ना कि जब 57 में लिबरलाइजेशन की दीनदयाल जी बात कर रहे हैं जी, तो नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने हमारे को वो वाला शासन दिया है जिसमें लाइसेंस राज बहुत था। अदानी अंबानी की बहुत बात होती है ना, काफी। अदानी अंबानी की सरकार होती है ना, जी, तो जरा पूछिएगा क्या अदानी अंबानी की सरकार ने 98 तक टैक्स क्यों नहीं दिया? एक पैसा इनकम टैक्स नहीं दिया उन्होंने जब से वो आए। 98 तक? 98 तक अटल जी की सरकार के आने के बाद उन्होंने टैक्स देना आरंभ किया। एक सेकंड सर, अडानी अंबानी ने 1 रुपए टैक्स नहीं दिया 1998 तक? अंबानीज ने, अंबानीज ने, ओके। कोई इनकम टैक्स नहीं दिया। तो ये तो एक परसेप्शन का गेम हो गया कि आप बीजेपी को दिखा रहे हो कि बीजेपी इनको सपोर्ट करती है, टेक्निकली तो आप लोग कर रहे थे। आप लाइसेंस राज था, सारे लाइसेंस के कोटे आपने उनको दिए, लाइसेंस राज आपने ग्रो किया। अदानी को सबसे पहला लाइसेंस किसने दिया? कांग्रेस ने। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, मैं अदानी अंबानी के नहीं, मैं कैपिटलिज्म के खिलाफ पर्सनली नहीं हूं, व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मेरा मानना है कि कैपिटलिज्म से ही सोशलिज्म हो सकता है। अगर आज मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो मैं वो पैसों से मेरे यहाँ जो नीचे काम करने लोग हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ेंगी। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड सब है, कुछ कनेक्टेड है, बिल्कुल। तो वो मेरा व्यक्तिगत मत है। हाँ, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि मतलब कुछ लोगों का थॉट प्रोसेस क्या होता है कि इक्वल होना चाहिए। अरे इक्वल कैसे होना चाहिए? मैं 6 घंटे काम कर रहा हूँ, तुम 15 मिनट काम कर रहे हो, और मैं भी उतना ही कमाऊं, तुम भी उतना ही कमाओ। Crony capitalism can be wrong, is wrong. Exactly. Capitalism is not wrong. You can't, just abuse capitalism. तो इंडस्ट्रीज को अब्यूज करना नहीं है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो तो आप ये तो जवाब दे दो कि आपके पिताजी ने, आपके दादी ने, आपके नाना परनाना ने, उन्होंने उन पर टैक्स क्यों नहीं लगाया? आपकी सरकारों ने टैक्स क्यों नहीं लगाया? जरा आप ये बता दो। बिल्कुल, एक दिन किसी दिन मैं जरूर चाहूंगा कि मैं दोनों पार्टीज के किसी अच्छे दिग्गज लोगों को आमने सामने बैठा के इस पे चर्चा जरूर करूं। लेकिन उससे पहले खुद अपना पूरा अध्ययन जरूर कर लीजिएगा। मैं बहुत अच्छे से करूंगा सर, क्योंकि मैंने इसको कहा ना कि डेटा इज ट्रुथ। बहुत सी चीजें उस समय हुई होंगी जो गलत आज लगती हैं, उस समय शायद नहीं लगी होंगी। बिल्कुल। कोई मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होगी, बोनाफाइड मिस्टेक हो सकती है शायद, जो बाद में पता लगती है। हिस्ट्री इज नेवर काइंड। तो जब आप लिखते हो तो आपको लगता है, आज आप करते हो कि यार ये ऐसे कर दिया जाता, उस समय के हालातों के हिसाब से हो सकता है चीजें कहीं ठीक रही हो। बिल्कुल। लेकिन उस समय जब दूसरी आवाजें थी, दूसरा व्यू पॉइंट था, लेकिन वो व्यू पॉइंट बहुत प्रखर नहीं हो पाया क्योंकि उसकी ताकत उतनी नहीं थी। तो सुनने की क्षमता तो रखते। पार्लियामेंट के अंदर नेहरू जी जब ये कहते हैं कि जनसंघ के लोग अफवाह फैलाते हैं, तो आपकी सुनने की क्षमता नहीं थी। जब अटल जी कहते हैं विश्व को ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात करते हैं, तो तो जब आर्थिक का दूसरा मॉडल रखने की बात होती है, एक मॉडल दिया, एक अंत्योदय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का जब मॉडल 60s के दशक में दीनदयाल जी ने दिया, तो इंदिरा जी को उस पर कम से कम डिस्कशन तो करने चाहिए। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब यही तो है। बिल्कुल सर। आज जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी थ्रोटल हो रही है, जरा उनसे पूछिए ना, किशोर कुमार के गाने बंद क्यों कर दिए गए थे? हाँ, ऐसी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। बिल्कुल सर। अभी रिसेंटली मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तो उसमें एक जर्नलिस्ट थे, वो बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी भी दूरदर्शन पे बैन रहे हैं काफी लंबे बहुत टाइम रहे, काफी लंबे अरसे तक। नरेंद्र मोदी जी को किसी भी तरह गोधरा कांड में फंसा दिया जाए और अंदर कर दिया जाए, पूरी साजिश रची गई। अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, आपने कोर्ट को मैं कह के उनको ऐसे केसों में फंसाया, और ताकि फिर और कोर्ट में कि यहाँ ट्रायल नहीं, ट्रायल बाहर होना है, गुजरात में एंटर नहीं हो सकते। इशरत खान भारत की बेटी है, और अब सब सबूत आ रहा है ना कि इशरत खान कैसे टेररिस्ट थी। बिल्कुल। वो तो अगर आप जाके देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इन लोगों का इतिहास इतना काला है, इतना काला है कि शायद आपको शर्म आ जाए कि हम लोगों ने
कभी हमारे पूर्वजों ने इनको कभी वोट दिया, क्योंकि कांग्रेसी होना एक रिस्पेक्ट था एक समय पे। तो आपको जो बुजुर्ग और रिस्पेक्टेबल मिलेगा वो कांग्रेस ही मिलेगा, क्योंकि आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी। वो बट माइंडसेट आज की उनका है। कांग्रेस, आज की कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है। ये समझना बहुत जरूरी है एक्चुअली। ये जो एक डिफरेंस है ना, जैसा अभी अभी आपने बोला था कि उस समय उस स्थिति में कुछ किया गया, हो सकता है उस स्थिति के हिसाब से सही था, तो यानी कि उस समय कांग्रेस जो अलग थी। ये सर एक्चुअली ना बहुत चलता है कि आप गांधी लगा लो और वो क्रेडिट्स यूज कर लो कहीं ना कहीं सिंपैथी लेवल पे, या उस कांग्रेस ने जो देश की आजादी की लड़ाई लड़ी उसको अपने फेवर में अब आप यूज करो। तो ये उस समय जिसने लड़ाई लड़ी सबने गांधी जी के उस पे आए। गांधी ने तो कहा था कांग्रेस को डिसबैंड कर दो। हाँ, गांधी जी ने तो ये कहा था कि कांग्रेस की अब आवश्यकता नहीं है, हर कोई अपनी राजनीतिक दल बनाता ना। बिल्कुल और ये मैंने फिर कहा, ये कांग्रेस वो कांग्रेस रही नहीं जी। ये कांग्रेस वो रही नहीं। गाय बछड़े का निशान से पंजा आ गया, हम्म तो ये वो वाली कांग्रेस नहीं रही। बिल्कुल, ये आपने ये बहुत ही चरखा भी नहीं रही। चरखा बात के की बाद है। वो आया। क्यों चेंज हुआ ये? आपने बीच में बॉलीवुड की बात करी थी, जी आप देखना बॉलीवुड को आप लेके जाओ और बॉलीवुड के अंदर आप चेंजेस देखो। अभी मैंने एक आर्टिकल लिखा था छावा मूवी देखने के बाद। अच्छा। जब मैंने छावा मूवी देखी तो मैंने कहा कि जो मैं राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, अध्ययन भी करता हूँ, हमारे को कभी ऐसा नहीं पढ़ाया गया सामाजिक के बारे में। पता था मुझे कि उन्होंने ये किया, बट वो राजनीतिक कारण से पढ़ाया नहीं गया। सही बात है सर, हिस्ट्री में नहीं वो मिलेगा। वो नहीं पढ़ाया गया। आज मूवीज आ रही हैं, वैक्सीन स्टोरी मूवी आती है, आर्टिकल 370 आती है, कश्मीर फाइल्स आती है, अभी डिप्लोमेट बिल्कुल सर, देखिए वो आई है, जो छावा आती है। वही बॉलीवुड है ना जो आज इस तरह की आपके हीरोज को बना रहा है। नहीं तो पहले आपको क्या मूवी आती थी आपको? मैं सर एक मूवी देख रहा था और मैं मतलब वो वीडियो देख के ना शॉक हो गया। उसमें अमिताभ बच्चन जी बोल रहे हैं कि भारत में जितने भी हिल स्टेशंस हैं ये तो मुगलों ने ढूंढे हैं, कुछ इस तरीके का, और एक शायद ब्रिटिशर्स ने ढूंढा था, शिमला, या कुछ ये उल्टा भी हो सकता है, कुछ इस तरीके का। या फिर इस देश में मतलब रहन सहन और ये खाना पीना ये सब कुछ तो मुगलों की ही देन है, वरना उससे पहले तो हम थोड़ा इस तरीके से रहते थे। मतलब फिर मैं आपको हमारे यहाँ अभी आपने कहा ना ये मूवी से तो ठीक है जी। आप देखेंगे तो आप दिखाएंगे किसी पंडित को दिखाएंगे तो उसको बलात्कारी दिखा देंगे, उसको धूर्त दिखा देंगे, और सेवियर को दिखाएंगे तो अल्लाह के आदमी को दिखाएंगे। आपके दिमागों में कैसे भरा गया? जो है वॉरफेयर आपके दिमाग में कैसे वो भरा गया? क्यों? क्योंकि नेहरू ने सत्ता के लालच में, मैं सत्ता में रहूं तो देश की संस्कृति और देश की पढ़ाई ये दोनों आउटसोर्स कर दी लेफ्टिस्ट को। अगर कांग्रेस ने अपने हाथ में भी रखी होती तो शायद इतनी दुर्दशा ना होती। बिल्कुल, शायद इतनी दुर्दशा ना होती। तो आप कल्पिट दिखाओगे हिंदू को, सेवियर दिखाओगे मुसलमान को, और हर भाषण में आप कहोगे हिंदू और मुसलमान की लड़ाई है, हमें एक रखना है। अटल जी और मोदी जी के भाषण के अलावा हर प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के भाषणों में ये बोला है आज लड़ाई है, लड़ाई है कि हमारे को इनके भाई भाई हैं, इनको साथ रखना है। मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, दिल्ली से सांसद भी रहे, मंत्री भी रहे, और बाद में वो गवर्नर भी रहे, सिकंदर भगत जी। अच्छा। वो कई बार नारे लग जाते थे ना, तो हमारे भी लोग लाते हिंदू मुस्लिम भाई भाई, तो कहते ये नारे से मुझे सख्त नफरत है। राम और लक्ष्मण भाई भाई है तो क्या उसका नारा और ढिंडोरा पीटते हो क्या? जब आप ये नारा पीटते हो तो आप दोनों में झगड़ा है, दोनों में जंग है, वो डिफरेंस दोनों में शो द्वेष करते है, हो। आप शो करते हो। वो चले गए अब, लेकिन वो हमेशा इस चीज का बहुत बोला करते थे। तो आपने ये पूरा का पूरा जो बॉलीवुड था वो एक कल्चर को लेके एक आपके दिलों और दिमाग पर छा गया। आज जब आपको वैक्सीन स्टोरी आती है, जब आर्टिकल 370 आती है, तो आपको पता लगता है कि हमारी वैक्सीन बनने के पीछे भी 60% से ऊपर महिलाओं का योगदान था। एग्जैक्टली। आर्टिकल 370 के समाप्त करने की जो फ्रंट एंडिंग टीम थी उसमें महिलाओं का योगदान था। आपको गुंजन आती है, आपको कारगिल के उस गुंजन के बारे में, गुंजन सक्सेना के बारे में पता चलता है कि पहली बार आपने उसमें
फीमेल को किया, आज फीमेल्स आपकी बटालियन का हिस्सा बन रही हैं, वॉरियर्स का हिस्सा बन रही हैं। तो ये अब आप देखो, आप इसको बहुत आज प्राइड फील करते हो, लेकिन हमने तो देवी के उपासक, हम तो बिल्कुल, हमारे यहाँ तो देवी की, महिला की पूजा होती थी ना। बिल्कुल, ये कब हुआ कि देवी, ये जो महिला की जिसकी पूजा करते थे, वो सर पर ईंटों को ढोना आरंभ कर दिया? कब हुआ कि उसने तसलों के ऊपर मल को ढोना आरंभ कर दिया? कब हुआ कि कंस्ट्रक्शन के अंदर मसाला वो ढोएगी, मेल केवल मसाला बनाएंगे, ढोएगी वो? बिल्कुल। हम तो उपासक थे, हम्म। हम ये कब हो गए कि वो हो गए? जब आप इसका अध्ययन करोगे तो पता चलेगा, जब देश के अंदर अत्याचार हुआ, सब कुछ हुआ, जी। तो ये अत्याचार मुगल लेकर आए, और वो मुगलों की ने मानसिकता के ऊपर इतना हावी हो गए कि मैं राजा हूं, मैं हूं राजा, तुम हो दास और दासियां। जी। अभी सर आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा, तो उसी से मेरे को एक रिलेटेबल टॉपिक लग रहा है, जैसे कास्ट सेंसस। तो जैसे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, आपको ये डिफरेंस शो ही क्यों करना है? तो अभी कास्ट सेंसस के ऊपर काफी चर्चा चल रही है और विपक्ष की तरफ से बहुत सारी चीजें बोली जा रही हैं। तो आप इसको किस नजरिए से देखते हो कि ठीक है जनगणना होनी चाहिए, आने वाले समय में हो जाएगी, बट वो जातिगत जनगणना मतलब क्या वो सही है या क्या गलत है? क्योंकि उसके कुछ फायदे भी दिखते हैं, कुछ नुकसान भी दिखते हैं। देखिए, हर चीज किस उद्देश्य से की जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही बात है, चक्कू है हाथ में, किस उद्देश्य के लिए पकड़ा है? किस उद्देश्य से की जा रही है। जी। 1900 के दशक के अंदर भी ये बात हुई थी, अच्छा। और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात हुई थी। ओके। वहां से ही टू नेशन थ्योरी बिल्ड हुई थी। आज भी आप ये कहते, ये एक बहुत बड़ा साजिश है भारत को किसी भी तरह से कमजोर रखने की। ओके। भारत कमजोर तो जातियों में लड़ा दो। हम्म। लेकिन जैसे उनकी अपनी दादी, जी। उनके अपने पिता इसके विरोध में बोल चुके हैं। उनकी दादी प्रखर रूप से बोल चुकी हैं, उनके पिता बहुत प्रखर रूप से बोल चुके हैं कि जातिगत जनगणना नहीं करनी है। कि हमारे को देश को जातियों में नहीं बांटना है। इंदिरा गांधी जी ने, यहां तक मुझे ध्यान है, शायद लाल किले की प्राचीर से कहा है कि हम कब तक ऐसे जाति में लड़ते रहेंगे, हम अगर जाति में पड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। जी। लेकिन उसका एक बेनिफिट दिखाया जाता है ना कि जब हमें जातिगत गणना होगी, हमें पता चलेगा कौन कहाँ स्टैंड करता है, उसके हिसाब से हम रिजर्वेशन पॉलिसी लाएंगे। पर इसी को जब मैं देखता हूं तो सर मेरे दिमाग में एक सवाल ये आता है कि मान लीजिए आप इस तरीके की जनगणना करते हो और एक पर्टिकुलर कास्ट जिसके पास अब तक रिजर्वेशन था, आपको दिखता है कि वो शायद अपलिफ्ट हो चुकी है, तो क्या वो छोड़ने के लिए तैयार है? मैंने आपको कहा, इसका कोई भी जो उद्देश्य है ना, जी। वो बेटरमेंट है ही नहीं। क्या मंशा लगती है इनकी? राजनीतिक मंशा है, तोड़ना, राजनीतिक। केवल तोड़ना, और किसी तरह से सिविल अनरेस्ट को पैदा देना। मुझे आप एक छोटी सी चीज का जवाब दीजिएगा, जी। काउंटर क्वेश्चन करता हूं। हाँ जी। आप जब अपने दोस्तों के साथ बैठते थे, कभी आपने ये देखा कि ये कौन सी जात का है, मैं इसके साथ बैठूंगा या नहीं बैठूंगा? नहीं सर, कभी नहीं आया कभी एक्चुअली। नहीं आया। हाँ। आप जातिवाद 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 करके, जिनके मन में जातिवाद नहीं है, उनके मन में भी वो द्वेष पैदा कर रहे हैं। आरक्षण क्यों दिया गया? सामाजिक समरसता लेके आने के लिए, अपलिफ्टमेंट लेके आने के लिए। बिल्कुल। बाद में मंडल कमीशन को लागू करके ओबीसी को भी मिला। जी। जब आप जातिगत जनगणना के आधार पर कहते हो कि हम रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी उस आधार पे होगा, क्या ये संभव है क्या? आपने अभी एक और बयान दिया, और इनके सारे बयानों को ना जोड़ के देखना चाहिए। यू नीड टू कनेक्ट ऑल डॉट्स, डोंट टेक एनी सिंगल स्टेटमेंट इन आइसोलेशन। अभी उन्होंने कहा कि मैरिड इज अ फ्लॉड सिस्टम, रिसेंटली। क्योंकि आपके पास कोई मैरिड तो है ही नहीं।
अगर आप राजीव गांधी सोनिया गांधी के पुत्र ना होते तो आप भी कहीं पड़े होते, कौन आपको पूछ रहा होता। इसीलिए क्योंकि आपके पास मेरिट नहीं है तो आप कहते हो मेरिट इज अ फ्लॉड सिस्टम। आप ये कहते हो, आप फिर जाके कहते हो क्वेश्चन पेपर अपर कास्ट बनाता है इसलिए लोअर कास्ट हो जाता है। आप क्या बातें कर रहे हो? बिना सर पैर की बातें हैं। आप क्या बातें कर रहे हो? आप देश के अंदर बेसिकली यू आर सोइंग द सीड्स ऑफ हेट्रेड which might bear the fruit of a civil unrest and you might get to power. That is your game plan. अब आप कहते हो कि कितने ब्यूरोक्रेट ऊपर है। अरे भाई साहब, मंडल कमीशन लागू हुआ 90 में। मंडल कमीशन के पहले बैच लोग जो आए होंगे 94, 95, 96 में आए होंगे जी। तो प्रमोशन में होके तो जाके वो ऊपर तक पहुंचेंगे ना, सेक्रेटरी लेवल पे। सही बात है, डायरेक्ट तो नहीं बनेंगे। डायरेक्ट तो सेक्रेटरी बनेगा नहीं ना। हाँ। आएगा तो अंडर सेक्रेटरी आएगा, डिप्टी सेक्रेटरी ही तो आएगा। जीएस सेक्रेटरी तो तभी बनेगा ना जब उतना प्रमोशन पे आगे पहुंचेगा। आपने क्यों नहीं दिया था? क्यों रोके रखा मंडल कमीशन? आपने क्यों नहीं दिया? आपके पिताजी ने क्यों फ्लोर ऑफ द हाउस स्पेस को, फ्लोर ऑफ द हाउस स्पेस का अपोज किया? आज आप वो बातें करते हो। इंदिरा गांधी ने क्यों लाल किले की प्राचीर से बोला कि हमें जातिवाद सोसाइटी नहीं बनानी है, हमें जातिवाद का विरोध करना है? आज आपको क्योंकि जॉर्ज सोरोस के आदमी आपको कहते हैं। और मैं आपको फिर बताऊं, आपको 2017 में गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले जी ये मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान का दौरा किया था। ओके। और पाकिस्तान के दौरे में था कि कांग्रेस के साथ पाकिस्तान को कांग्रेस की मदद करनी चाहिए, मोदी को हटाना है। और उसमें आया था कि मोदी को हटाना है तो हिंदू समाज को तोड़ दो। ये कुछ ऑफिशियल है सर इसका? ये सब उस समय क्या, सब कुछ अखबारों में सब आपको मिलेगा। आपको ऑफिशियल तो कोई भी आके ऑफिशियली कौन कहेगा हिंदू समाज को तोड़ दो? हाँ, ये बात तो है। तो हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, जगनेश मवानी ये खड़े किए गए जी। ये आंदोलन कर दो, वो आंदोलन कर दो। हार्दिक पटेल को समझ में आ गया वो कि भाई ये तो मैं तो हो रहा हूँ। उसने बाद में गलती का एहसास होकर उसने कांग्रेस छोड़ दी। नहीं तो उस समय 2017 के अंदर ये एक माहौल बनाया गया था ना। और पिछले 30 सालों के अंदर बीजेपी की सबसे कम सीटें गुजरात में जो आई थी वो 17 में आई थी, क्योंकि कुछ कामयाबी इनको लगा मिल जाएगी। ओके। लेकिन सत्ता में क्योंकि बीजेपी आ गई थी, सीटें कम जरूर हुई लेकिन पावर में वही रहे, मेजॉरिटी उनके पास ही रही जी। तो उसके बाद 22 के अंदर लोगों को कितना एहसास हुआ कि सबसे बड़ा मैंडेट 22 के अंदर जाके दिया जी। तो आप, और ये इस बार भी इन्होंने वो खेल खेला, आरक्षण समाप्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो और बोले उनके अभी उप मुख्यमंत्री हैं कि हम संविधान बदल सकते हैं। बिल्कुल। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि वी हैव टू बी अवेयर ऑफ द पीपल whose sole aim is to remain. They think they are the born rulers. राजा चले गए तो ये एक अलग किस्म की डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आई जी। तो राज्य लोगों के समाप्त हो गए, लेकिन मेरा राज्य, मेरा साम्राज्य कैसे मेरा साम्राज्य, वो मैं अंदर रह गया। अब अभी आप देखो, कल अगर आपने वो वीडियो देखा हो, मैं वीडियो देख रहा था जिसमें ओम बिरला जी ने कल राहुल गांधी को कहा वो अपनी सिस्टर प्रियंका से उसके चीक्स पे जाके प्यार कर रहे हैं। अब लोकसभा के अंदर ये आचरण तो नहीं हो सकता। हाँ, वहां पे पति पत्नी भी चुनकर आए हैं। तो अब ये कहोगे मेरी बहन है तो मैं कुछ भी मतलब कर सकता हूँ, जगह के हिसाब से डेकोरम मेंटेन करना। पार्लियामेंट का एक सैनिटी है, इट्स अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जी। लोकतंत्र का मंदिर है वो। आप कभी भी खड़े हो जाओगे, कभी भी कुछ करोगे, कभी कुछ पहन के आ जाओगे, आपका आचरण ही वो नहीं है, लेकिन आपको लगता है। और दुर्भाग्य से पार्टी के अंदर कुछ उनके ऐसे चेले चपटे बैठे हुए हैं। और मैं तो कई बार किसी मीडिया के लोगों को कहता हूँ, जयराम रमेश, पवन खेरा, सुप्रिया शिंदे, ये 3 लोग ऐसे हैं जो शायद राहुल गांधी को बिल्कुल अगर वो सुधरना भी चाहे तो नहीं सुधरने देंगे। ओके, ग्रेट सर। अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आपसे चर्चा करनी है, लेकिन ऑलरेडी हम काफी लंबी चर्चा कर चुके हैं, तो
मैं आपसे यही बोलूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप एक बार प्लीज फिर से समय जरूर निकालना क्योंकि मतलब मैं जो सोच के आया था ना उससे भी बहुत अलग अलग चीजें आपने बताई। मतलब मेरे माइंड में ये था कि पॉलिटिक्स डिस्कस होगी, बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि ये 1947 से फिर 50s में क्या हुआ, 60s 70s 80s, और ये स्टेप बाय स्टेप जो एक यूथ को समझने की जरूरत है कि भाई तू 3 साल से एक्टिव हुआ है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स यही नहीं है, एक बार इसके इतिहास को समझो। मुझे लगता है मेरा एक सुझाव है आपको, जी कोई इस तरह की डिस्कशंस पे मतलब एक 2-3 लोगों को बिठाना जी। और डेकेड टू डेकेड हम्म। चर्चा करी जाए, 1947 से जी 1950 तक क्या रहा। क्या रहा, वो 3 साल क्या रहे, क्योंकि पहली लोकसभा 51 में आई, जी तो फिर 51 से 60, फिर 60 टू 70, फिर 70 टू 80। जी जी। तो जब वो आप डेकेड टू डेकेड करने की कोशिश करेंगे, और डेकेड टू डेकेड नहीं करनी तो हर किसी के प्रधानमंत्री काल को करना, हाँ जैसे नेहरू जी का करना, फिर बिल्कुल। शास्त्री जी और इंदिरा जी का करना, जी फिर मोरारजी भाई और चरण सिंह जी का करना, फिर इंदिरा जी, फिर राजीव जी, फिर वीपी सिंह चंद्रशेखर का, हाँ जी हाँ जी। तो भी आपको काफी कुछ समझ में समझ आएगा। में आएगा। मतलब मैं आपको ये आप कोई बताऊं, ऐसा तो नहीं कि हमेशा नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी की रही। हम्म। देवेगौड़ा की गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, जी। हम तो विपक्ष में थे, कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी। गुजराल जी की गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट हमारी नहीं थी, बिल्कुल। वीपी सिंह को हमने सपोर्ट किया था, जी मोरारजी देसाई को हमने सपोर्ट किया। आप खुद ये अध्ययन करेंगे तो आप कहोगे नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स have performed much better than Congress governments. Even these coalition governments I'm talking about. Leave ओके, aside दैट्स अ only बिग BJP स्टेटमेंट government. एक्चुअली। ओके। Because वो लोग ना जमीन से, मतलब वो they were born leaders. Shastri ji has performed much better than Indira Gandhi and Jawaharlal Nehru. Even amongst the Congress prime ministers, जी you will find Shastri and Narasimha Rao to be much way ahead of Nehru, Indira, Rajiv and Manmohan Singh. ओके, तो सर इस पे तो डेफिनेटली एक काफी अच्छा सजेशन है कि पीएम टू पीएम अगर एक बार उस चीज को इवेल्युएट किया जाए तो ये शायद यूथ को एक ऐसा फ्रेश पर्सपेक्टिव दे सकता है कि रियलिटी क्या है। वरना आप सिर्फ एक छोटे से उस मापदंड से जब देख रहे होते हैं ना, तब आपको समझ में नहीं आती है कि इतिहास क्या है। नहीं, मैंने कहा, और इसलिए भी अच्छा का जो मैं आपको कह रहा हूँ कि जब 2029 का चुनाव आएगा, और हम लोग तो इस पे बहुत वो भी खुद भी सोचते हैं, और कि लिखा भी जाना चाहिए जी कि जो 3 साल का व्यक्ति, 4 साल का बच्चा उस समय वोट डाल रहा होगा, उसने उससे पहले का उसको क्या मालूम कि हिंदुस्तान के अंदर मेडिकल कॉलेज डबल क्या, वो तो सोचेगा यार इतने कॉलेज है। हाँ। उसको क्या मालूम कि हर रोज एक नया कॉलेज, नई यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान के अंदर मोदी साल के टेन्योर में खुली है, हर रोज एक नया कॉलेज खुला। वो तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखेगा जो ऑलरेडी है। अब आप देखिए, दिल्ली की बात ही हम करें, दिल्ली में 2 मेडिकल कॉलेजेस खुलने की बात इन्होंने कही है कि हम इस साल बजट में 2 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की है। जी दिल्ली में 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं, तो 50% इंक्रीज इन दी 1 ईयर। बिल्कुल 50% इंक्रीज हो जाएगा ना, 4 कॉलेज, 2 कॉलेज और आ जाएंगे। बिल्कुल हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कॉलेज खुल रहा है, मेडिकल कॉलेज। अब मेडिकल कॉलेज खुलना केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो उसके साथ एक हॉस्पिटल भी खुलेगा, क्योंकि मेडिकल कॉलेज तभी खुल सकता है जब उसके साथ अटैच हॉस्पिटल हो। बिल्कुल, तभी तो शिक्षा, तभी तो उसका प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिस वहीं तभी करेंगे। तो उसको एक्सपीरियंस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें उन तक पहुंचनी चाहिए। और मैं तो वो हमेशा लोगों को कहता रहा हूं, इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, बिल्कुल वर्तमान से जुड़े रहते हुए संघर्ष करते हुए सुनहरे भविष्य का निर्माण होता है। तो इसलिए नई पीढ़ी के लिए इतिहास बहुत आवश्यक है। बहुत सर, बिल्कुल, क्योंकि आप कहाँ से आए हो, क्या है, वो आपको एक ऊर्जा भी देता है, आपको एक समझ भी देता है, और काफी मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है इसी समझ जब आप में आती है
तो वही सुनहरा भविष्य जरूर आता है। थैंक यू सो मच सर आपके समय के लिए। फॉर होस्टिंग मी एंड आई होप योर ऑडियंस विल लाइक इट। डेफिनेटली सर, आई जस्ट लव्ड इट। थैंक यू सर। आई होप आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत मजा आया होगा। इस पॉडकास्ट का आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा वो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और सब्सक्रिप्शन बटन पे प्लीज क्लिक करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हम लोगों को बहुत मोटिवेट करता है, ताकि हम ऐसे ही अच्छे गेस्ट को बुलाएं और इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी डाले वो बना सके। सो स्टे ट्यून, अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।